तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत ही प्यारा सा और बेहतरीन सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। हालांकि मैं तो इस चैप्टर का इतना लंबा नाम नहीं लेता, मैं तो सिंपल सिंपल बच्चों को बोलता हूं कि इस चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जिन बच्चों के पास मेरे नोट्स अवेलेबल है वो देखते भी होंगे कि मैंने इस चैप्टर का नाम एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट दे रखा है, बिकॉज इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट होता है और एक अनएम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट होता है। हालांकि आप ये नाम भी बोल सकते हो, ये नाम आपकी जो है एनसीईआरटी ने दिया है, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। हमको उसमें केवल एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ही जानना है। अब सुनिए, ये जो बच्चों चैप्टर है थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, क्योंकि यहां पे टेबल्स है, डायग्राम्स है, और टेबल डायग्राम के ऊपर भी पेपर में इस चैप्टर से स्पेशली क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, मैं सारे टेबल और सारे डायग्राम्स भी जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में कवर है, अपडेटेड है, मैं उन्हें यहां पे कवर करूंगा। कोई भी पुराने टेबल डायग्राम को मैं कवर नहीं करने वाला। उसके बाद सेकंड बात ये कि इस चैप्टर में क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा कर भी पूछे जाते हैं, तो डोंट वरी। हम जो लेक्चर पढ़ेंगे, तो जैसे ही हम कोई टॉपिक कवर करेंगे तो उस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं वो, और जैसे क्वेश्चन आने के चांसेस है वो, हम वो भी टॉपिक वाइज ही कवर करेंगे। यहां पे हम क्वेश्चन एंड में नहीं करेंगे, यहां पे हम क्वेश्चन टॉपिक के साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। और अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे तो 5 से 6 लेक्चर का चैप्टर है, 5 से 6 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा अच्छे से खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो चैप्टर है ये मांगता है कंसिस्टेंसी, कि आपको रेगुलर देखने हैं लेक्चर और साथ साथ इसको रिवाइज करना है। अगर आपने कुछ स्किप किया, कोई लंबा गैप ले लिया पढ़ाई के बीच और आपने इसको रिवाइज नहीं किया, तो चैप्टर आपके हाथ से निकल जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक्स में बच्चों को ये चैप्टर सच में परेशान करता है, बिकॉज घुमा फिराकर क्वेश्चन इसी चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से करेंगे, हम अच्छे नंबर लेके आएंगे, पूरे नंबर लेके आएंगे। ठीक है, तो चैप्टर के दो पार्ट है। पार्ट ए इज ऑल अबाउट एम्प्लॉयमेंट क्या है, और पार्ट बी इज ऑल अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। पार्ट ए में कुल मिला के आपके छोटे छोटे 8 टॉपिक है, और हम इन सभी टॉपिक्स को 3 लेक्चर में कवर कर लेंगे। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट में कुल मिला के 5 टॉपिक है, और ये 5 टॉपिक भी 2 से 3 लेक्चर में कवर हो जाएंगे। तो 5 से 6 लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करवा के आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट ए एम्प्लॉयमेंट से, जहां पे सबसे पहला टॉपिक बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वर्कर के बारे में, कि वर्कर क्या होता है। ठीक है, और इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि ये वर्कर क्या होता है। तो देखो भाई, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करता है और उसके द्वारा प्रोड्यूस की गई गुड्स एंड सर्विस भारत के जीडीपी में शामिल होती है, तो उसको वर्कर कहते हैं। सिंपल सी बात है कि मान लो मैंने कोई गुड्स एंड सर्विस बनाई, फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैंने ये सर्विस क्रिएट करी, और ये जो मेरे पढ़ाने की सर्विस है ये इंडिया के नेशनल इनकम में, जीडीपी में भी शामिल की जाएगी। आप लोगों ने नेशनल इनकम चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपको पता है कि नेशनल इनकम में क्या क्या शामिल करते हैं और क्या क्या शामिल नहीं करते। तो किसी वर्कर द्वारा बनाई गई ऐसी गुड्स एंड सर्विस जिसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, तो उस व्यक्ति को वर्कर कहा जाएगा, जिसने इन गुड्स एंड सर्विस को बनाया है। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि वह व्यक्ति जो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब भी होता है गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करना, जिसको राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है बेटा, उसको जो है राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, तो वह व्यक्ति वर्कर कहलाएगा। एक बात और ये कि इकोनॉमिक्स में वर्कर का मतलब केवल उससे नहीं होता जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या जो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं। अक्सर हमको लगता है कि वर्कर का मतलब वही होता है, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले लोग, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में हर काम करने वाले व्यक्ति को वर्कर ही कहा गया है।
फिर चाहे वो किसी बड़े लेवल पे काम कर रहा हो या फिर छोटे लेवल पे काम कर रहा हो। जैसे कि इकोनॉमिक्स में एक फार्मर किसान भी वर्कर है, इकोनॉमिक्स में एक फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति भी वर्कर है, इकोनॉमिक्स में डॉक्टर भी वर्कर है, टीचर भी वर्कर है, इंजीनियर भी वर्कर है, मैनेजर भी वर्कर है, एक कॉबलर जो मोची होता है वो भी वर्कर है, एक बार्बर बाल काटने वाला वो भी वर्कर है। तो इकोनॉमिक्स में हर व्यक्ति जो कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है और उसको जीडीपी में शामिल किया जाता है, वह वर्कर कहलाता है। तो होपफुली वर्कर का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो क्या बोलता है कि एनी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की प्रोडक्टिव या इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज है, जो कोई भी प्रोडक्टिव या इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है टू अर्न अ लिविंग, मतलब पैसा कमा सके, अपना जीवन जी सके, इस चीज के लिए, तो उस इंडिविजुअल को वर्कर कहा जाएगा। जैसे कि फार्मर भी वर्कर है, मैनेजर भी वर्कर है, लेबर भी वर्कर है, डॉक्टर भी वर्कर है। ठीक है, वर्कर का तो मीनिंग हो गया। बट अगर आपको नहीं पता इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है तो ये भी जान लो। बोलता है ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं। तो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जाने वाली एक्टिविटी को ही इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और एक बात और, वो एक्टिविटी भारत के जीडीपी में या फिर जीएनपी, एक ही बात है, शामिल होनी चाहिए। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने की जो देश के जीडीपी में शामिल होती है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। याद रखिएगा, वर्कर्स कंट्रीब्यूट टू जीडीपी बाय प्रोवाइडिंग प्रोडक्टिव सर्विस। तो ये जो वर्कर है, ये जो भी गुड्स एंड सर्विस बनाएगा उसको भारत के जीडीपी में शामिल किया जाएगा। अगर इसके द्वारा बनाई गई गुड्स एंड सर्विस जीडीपी में शामिल होगी तभी यह व्यक्ति वर्कर कहलाएगा, अदरवाइज वर्कर नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने नेशनल इनकम चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है कि जो हमारी घर में मदर होती है वो बहुत सारे काम करती है, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, लेकिन हम अपनी मदर की इन एक्टिविटी को नेशनल इनकम में या जीडीपी में शामिल नहीं करते। ठीक है, अब क्योंकि मैं मदर के द्वारा की गई इन एक्टिविटीज को जीडीपी में शामिल नहीं कर रहा तो मदर को, अपनी माता को हम वर्कर नहीं बोलेंगे। वर्कर केवल वही होगा जिसके द्वारा की गई एक्टिविटीज को जीडीपी में शामिल किया जाता है। ठीक है, होपफुली वर्कर का तो मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, बट वर्कर से संबंधित अभी और भी बहुत सारी बातें हैं ताकि वर्कर का टॉपिक डिटेल में कवर अप हो जाए। देखो, इसके बाद बोलता है कि कुछ लोग ऐसे होता है जो टेम्परली काम नहीं कर रहे क्योंकि भाई मान लो बीमार पड़ गए या कोई इंजरी हो गई या मौसम खराब है या किसी भी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम इवेंट में चले गए और वो कुछ समय के लिए अपने काम पे नहीं गए, अपने काम पे नहीं आए, अपनी दुकान नहीं खोली, अपने ऑफिस नहीं गए, तो क्या उनको वर्कर नहीं बोला जाएगा? तो ऐसा नहीं है, उनको तब भी वर्कर बोला जाएगा, उनको वर्कर्स में शामिल किया जाएगा। जब कोई व्यक्ति टेम्परली कुछ समय के लिए अपने काम से एब्सेंट होता है तब भी उसको वर्कर माना जाता है। इसके अलावा बोलता है कि हेल्पर हु असिस्ट मेन वर्कर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर आल्सो कंसीडर्ड वर्कर्स। बोलता है कि मान लो मैं एक वर्कर हूं, ठीक है, अब मैंने अपने नीचे कुछ लोग लगा रखे हैं जो मेरी हेल्प करते हैं, ठीक है, तो मैं एक वर्कर हूं, लेकिन जो मेरे हेल्प करने वाले लोग हैं, मैं एक मेन वर्कर हूं, लेकिन मेन वर्कर की जो हेल्प करने वाले लोग होते हैं उनको भी वर्कर ही कहा जाता है। आगे बोलता है वर्कर्स में बी पेड एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉयड। बोलता है वर्कर में बी पेड एम्प्लॉय, कि एक व्यक्ति दूसरे के यहां काम कर रहा है और उसको पैसा मिलता है तो वो भी वर्कर है। जो पेड एम्प्लॉय है कि हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी संस्था में काम करते हैं, अपने को पैसा मिला तो वो भी वर्कर है। और इसके अलावा जो व्यक्ति किसी के अंडर काम नहीं कर रहा, उसने खुद का अपना बिजनेस खोल रखा है, मैंने खुद की अपनी दुकान खोल रखी है, तो जो व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं इकोनॉमिक्स की नजरों में वो भी वर्कर ही है। तो वर्कर किसी के अंडर काम करके पैसा भी कमा सकता है और वर्कर वो भी होता है जो अपना खुद का कोई काम चला रहा है। इसके बाद बोलते हैं
कि जो हमारे घर की महिलाएं होती है वो बहुत सारे अनपेड काम करती है, जैसे कि खाना बनाना, ठीक है ना, फेचिंग वाटर, बाहर से कुएं से पानी लेके आना, ये अपने खेतों पे काम करती है। लेकिन महिलाओं को हम वर्कर नहीं मानते, क्योंकि हम उनको इनके लिए कोई पेमेंट ही नहीं करते। अगर हम महिलाओं को भी इन कामों के लिए पेमेंट करें तो वो वर्कर कहलाएगी, लेकिन महिलाओं के हम इन कामों की उसके बदले कोई पेमेंट करते ही नहीं है, तो महिलाओं को वर्कर मानते ही नहीं है, तो ये घर के काम करती है। हाँ, अगर कोई महिला ऑफिस जाकर कोई काम करे तो वो महिला वर्कर है, लेकिन कोई महिला घर के काम करती है तो हम अक्सर उन महिलाओं को वर्कर मानते ही नहीं है, जो कि गलत है। भाई वो भी तो घर का काम कर ही रही है ना, तो उनको भी वर्कर माना जाना चाहिए। बट भाई एक आपके इकोनॉमिक्स के अनुसार हम उनको नहीं मानते। आगे बोलता है, होम मेकिंग एक्टिविटीज आर नॉट ट्रीटेड एज प्रोडक्टिव वर्क। वही वाली बात कि जो हम अपने घर पे काम करते हैं, कुकिंग, फैचिंग वाटर, ठीक है, कपड़े धोना, बर्तन धोना, हम उसको प्रोडक्टिव वर्क मानते ही नहीं है और उसको जीडीपी में या जीएनपी में शामिल करते नहीं है। हालांकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है कि महिलाओं के इस काम को भी जो है वर्क माना जाना चाहिए और महिलाओं को वर्कर का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग इसके अगेंस्ट भी है और अब तक महिलाओं को इस मामले में वर्कर नहीं माना गया है। तो होपफुली वर्कर की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, मैंने कहा था टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर करेंगे, तो वर्कर का टॉपिक खत्म हो गया और वर्कर के ऊपर क्वेश्चन आ गए। ठीक है, देखो भाई, पहला क्वेश्चन कि राधा वर्क्स ऑन हर फैमिली फार्म बट गेट्स नो पेमेंट। राधा अपने फैमिली फार्म पे, घर के खेतों में काम करती है बट उसे कोई पेमेंट नहीं मिलती, तो क्या उसको वर्कर माना जाएगा? हाँ या ना? रीजन सहित बताइए। तो बोलोगे नहीं भाई, हम राधा को वर्कर नहीं मानेंगे, क्योंकि राधा जो है यहाँ पे जो काम कर रही है वो एक अनपेड काम है, और जब किसी को उसके काम के लिए पेमेंट नहीं मिलती तो फिर उसको वर्कर नहीं माना जाता। इवन राधा को यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि ये तो उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉरी, ये तो उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके एक जिम्मेदारी है, उसको खेतों में काम करना ही पड़ेगा, उसे अपना घर चलाना है, उसे जो है अपने घर को आगे बढ़ाना है। तो हमने राधा के इस काम को उसका फैमिली वर्क बोल दिया, उसकी फैमिली की जिम्मेदारी बोल दिया कि खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, कि यह तो तुम्हारा एक कर्तव्य है, और हमने उस चीज को काम ना माना, हमने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम दे दिया और उसके बदले राधा को कोई पेमेंट ही नहीं दी, और इसलिए उसको वर्कर नहीं माना गया और इस चीज को इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं माना गया। तो पहला क्वेश्चन आए तो आपको यह आंसर करके आना है कि कोई महिला अपने फैमिली फार्म पे काम करती है बट उसको पेमेंट नहीं मिलती, तो क्या वो वर्कर मानी जाएगी? तो वो वर्कर नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? हम इसका रीजन ये देंगे क्योंकि वह उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वह उसका पारिवारिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन 2, राम ओन्स अ सैलून बट इट्स टेम्परली एब्सेंट ड्यू टू इंजरी, इज ही अ वर्कर? राम एक सैलून चलाता है बट वो टेम्पररी कुछ इंजरी की वजह से, टांग टूट गई मान लो, वो अपने सैलून में नहीं जा पा रहा है, तो क्या उसको वर्कर बोलेंगे? तो बोलेंगे यस, हाँ जी, राम अभी भी एक वर्कर माना जाएगा, क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का काम करता है और नॉर्मली प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज रहता है। भाई वो अपना काम करता है, अपना बिजनेस करता है। अगर वो टेम्पररी एब्सेंट हो गया है तो इससे उसका स्टेटस चेंज नहीं होगा, उसको तब भी वर्कर ही माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मीना एक हाउसवाइफ है बट ऑल्सो वर्क्स इन हर हस्बैंड क्लॉथ शॉप। देखो, मीना एक हाउसवाइफ है लेकिन वो अपने हस्बैंड की क्लॉथ शॉप, अपने हस्बैंड के जो है कपड़े की दुकान पर भी काम करती है। क्या मीना को वर्कर माना जाएगा? तो सुनना बात को बहुत ध्यान से, अब यहाँ पे मीना को हम एज अ वर्कर मानेंगे बिकॉज अपने हस्बैंड के साथ क्लॉथ शॉप पे काम करना कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। खाना बनाना, कपड़े धोना, खेतों पे काम करना, इसको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी माना गया है, लेकिन अपने पति के साथ कपड़े की दुकान चलाना, वहां पे एज अ जो है साड़ियां बेचना,
या अकाउंटिंग का हिसाब करना वो कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानी जाती। तो यहां पे जो मीना को है, यहां पे मीना को वर्कर माना जाएगा, लेकिन लिखा है ना बट ओनली फॉर द शॉप वर्क, लेकिन जो शॉप पे काम कर रही है उसी के लिए वर्कर माना जाएगा, वो जो घर पे काम करती है उसके लिए वर्कर नहीं है। शी इज पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, बोलता है कि जो घर के कामकाज होते हैं, ठीक है, हम उसको वर्क नहीं मानते, लेकिन जो घर के बाहर दुकान पे काम करना, ऑफिस में काम करना, इन वाले कामों के लिए हम महिलाओं को भी वर्कर मानते हैं। तो यहाँ पे मीना को जो है वर्कर माना जाएगा। आप यह भी बोल सकते हो कि कपड़ों की दुकान पे काम करना कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, उसके द्वारा किया गया काम इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जीडीपी में शामिल किया जाएगा और मीना को वर्कर माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन बोलता है कि राज गोस टू स्कूल, राज स्कूल जाता है, ठीक है, और स्कूल के बाद, स्कूल से आने के बाद वो अपने फैमिली फार्म पे काम करता है। क्या राज को वर्कर कहा जाएगा? तो यस, राज को वर्कर बोला जाएगा, भले ही वह पार्ट टाइम काम कर रहा है, लेकिन वो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज है, इसलिए राज को वर्कर माना जाएगा, उसको जीडीपी में शामिल किया जाएगा। अब यहां पे एक बात निकल के आती है पहले क्वेश्चन में और चौथे क्वेश्चन में, कि जब वो काम महिला कर रही थी, अपने फैमिली फार्म पे काम कर रही थी, तो आपने उसको वर्कर नहीं बोला, लेकिन जब वो काम कोई पुरुष करता है, राज करता है, स्कूल से आने के बाद खेतों पे काम कर रहा है, तो आपने उसको वर्कर बोल दिया। तो यस, ये चीज आपको नोटिस रखनी है, नोटिस करनी है। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, बट सीबीएसई के आंसर देखते हुए हम इस बात को समझ सकते हैं कि अगर कोई मेल, कोई पुरुष खेतों पे काम कर रहा है तो उसको वर्कर कंसीडर किया जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर कोई महिला खेतों पे काम कर रही है अपने खेतों पे, तो उसको वर्कर नहीं माना जाएगा। अच्छा, अगर एक महिला दूसरे के खेत पे काम करती है तो वो वर्कर है, लेकिन वो महिला अपने खुद के स्वयं के खेत पे काम करती है तो उसको फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी बोल के टाल देंगे, उसको वर्कर जो है नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पुरुष काम करता है अपने ही खेत पे, हिज फार्म, अपने ही खेत पे, तो कि वो पुरुष है तो उसका तो काम ही है काम करना, पैसा कमाना, तो उसको यहां पे देखो वर्कर मान लिया गया है। तो याद रखेंगे, महिला वाले केस में आपका आंसर नो होना चाहिए और पुरुष वाले केस में, मेल वाले केस में आपका आंसर यस होना चाहिए। ठीक है जी, ये सारी बातें एक्सपीरियंस से आती है। जब हमने अलग अलग ईयर्स के क्वेश्चन देखे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए गए और सीबीएसई ने उनके क्या क्या आंसर दिए, तो उसको ऑब्जर्व करते हुए यहां पे हमने पाया कि महिलाओं को शामिल नहीं करना है बट पुरुषों को शामिल करना है। इसके अलावा कि अगला क्वेश्चन, व्हाई आर मैनी वुमेन हु वर्क ऑन फैमिली फार्म नॉट काउंटेड एज वर्कर, कि बहुत सारी महिलाएं जो फैमिली फार्म पे काम करती है, हम उन्हें वर्कर क्यों नहीं मान रहे भाई? भाई लड़कों को तो वर्कर मानते हैं। तो क्या बोलता है, बिकॉज दे आर अनपेड, बिकॉज महिलाओं को उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता, उनके इस काम को फैमिली ड्यूटी मान लिया जाता है और इस वजह से हम उनको जो है वर्कर नहीं मानते। बोलता है ओनली पेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, केवल उसी एक्टिविटीज को काम माना जाएगा जिसके लिए पैसा दिया जाता है। अगर कोई महिला अपनी पति की हेल्प करवा देती है खेतों पे तो उसको वर्कर नहीं मान रहे, हमने क्या बोल दिया, वो तो उसकी फैमिली की ड्यूटी है। ठीक है, चलिए तो टॉपिक नंबर 1 हो चुका है। आइए टॉपिक नंबर 2 की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, और साथ में एक अच्छा टॉपिक और है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो तो बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो आप जो है इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। चलिए सबसे पहले देखते हैं एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो देखो भाई, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का काम करता है, पैसा कमाता है, अपना जीवन जीता है, तो उसकी इसी एक्टिविटी को एम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक व्यक्ति काम करता है, अपना पैसा कमाता है, अपना जीवन यापन करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूट्यूब के अलावा मेरे ऑफलाइन क्लासेस चलती है,
मैं वहां पढ़ाता हूँ, बहुत बड़े बड़े बैच को पढ़ाता हूँ और अपना जो है पैसा कमाता हूँ और अपना जीवन यापन करता हूँ। तो मैं एम्प्लॉयड व्यक्ति हूँ, ठीक है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास काम है, इसी चीज को एम्प्लॉयमेंट बोला गया है। तो क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक एक्टिविटी है which enables a person to earn means of living in an economy। एम्प्लॉयमेंट एक एक्टिविटी है जहां पे एक व्यक्ति सक्षम हो जाता है। इनेबल का मतलब है सक्षम हो जाना, जहां पे एक व्यक्ति सक्षम हो जाता है टू अर्न अ मीन्स ऑफ लिविंग, टू अर्न अ मीन्स ऑफ लिविंग। मीन्स ऑफ लिविंग का बच्चों अल्टीमेटली बता दूं, मीन्स ऑफ लिविंग का मतलब होता है इनकम, पैसा। मीन्स ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है जी, इनकम। तो बोलता है एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे एक व्यक्ति इतना सक्षम हो जाता है कि एक इकोनॉमी में इनकम कमा सके, पैसा कमा सके और अपना जीवन यापन कर सके। भाई मीन्स ऑफ लिविंग का मतलब क्या है, मीन्स ऑफ लिविंग का मतलब है कि लिविंग के लिए, जीवन जीने के लिए आपके पास क्या साधन है। और आज की डेट में जीवन जीने के लिए सबसे मेन साधन है इनकम। बगैर इनकम के, बगैर मनी के आप जीवन नहीं जी सकते। आगे बोलता है इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, इट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच अ पर्सन अर्न्स इनकम और मींस ऑफ लाइवलीहुड। वही वाली बात बोल दी, एक ऐसी अरेंजमेंट, एक ऐसा सिस्टम जहां पे एक व्यक्ति इनकम कमाता है या जीवन जीने के साधन कमाता है, उसी को एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मींस ऑफ लाइवलीहुड का मतलब होता है जीवन जीने के साधन कमाना, अल्टीमेटली इन शॉर्ट इनकम ही कमाना। जीवन जीने का सबसे मेन सोर्स इनकम है, ठीक है। आगे बोलता है सेकंड पॉइंट, द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मल्टीफेसेटेड या फिर हैव मैनी एस्पेक्ट्स या साइड्स। बोलता है भारत में जो एम्प्लॉयमेंट का नेचर है, ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, भारत में जो एम्प्लॉयमेंट का नेचर है वो मल्टीफेसिटेड है। मतलब एम्प्लॉयमेंट के काफी अनेक अनेक चेहरे हैं। मल्टी माने अनेक, फेसिट मतलब चेहरे। तो भारत में एम्प्लॉयमेंट के अनेक चेहरे हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कुछ लोग भारत में ऐसे हैं जिनको तो पूरे साल के लिए काम मिल जाता है, बट कुछ एम्प्लॉयमेंट ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें केवल कुछ महीने के लिए काम मिलता है और बाकी महीने के लिए वो बेरोजगार होते हैं। जैसे कि ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति, उसके पास तो पूरे 12 महीने काम है, बट खेतों पे काम करने वाला किसान, उसके पास केवल 6 महीने काम है। उसके बाद बोलता है मैनी वर्कर्स डू नॉट गेट फेयर और प्रॉपर वेजेस फॉर देयर वर्क। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका काम तो काफी ज्यादा होता है बट उनको उतनी रिस्पेक्ट, उतनी सैलरी, उतनी इनकम नहीं मिलती। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका काम कम होता है बट उनकी इनकम या सैलरी ज्यादा होती है। तो वही बोलता है कि भारत में एम्प्लॉयमेंट के काफी अलग अलग एक्सपेक्ट्स है, काफी अलग अलग चेहरे हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन है, आप ये 3 पॉइंट लिख के आएंगे। आगे इकोनॉमिक डेटा की बात कर लेते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। तो बोलता है 2017-18 के डेटा के अनुसार, 2017-18 के डेटा के अनुसार इंडिया में लगभग 471 मिलियन स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स था। बेटा वर्कफोर्स का मतलब वर्कर होता है, लिखा है मैंने हिंदी में कि वह लोग जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, हम उन्हीं को वर्कफोर्स कहते हैं या इसी को बच्चों मैं वर्कर्स कहता हूं। तो बोलता है कि 2017-18 में भारत में लगभग 471 मिलियन वर्कर्स थे। बोले तो 47.1 करोड़ वर्कर थे उस समय लगभग पूरे इंडिया में, जिसमें कि मेल की संख्या काफी ज्यादा थी, 77% मेल वर्कर थे, जबकि वुमेन की संख्या काफी कम थी, 23% केवल महिलाएं थी। तो ये तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। अगला वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है। देखो यहां पे दिल बना हुआ है और बेटा इस दिल का मतलब है ये टॉपिक दिल के बहुत करीब है, मेरे नहीं सीबीएसई के। ये टॉपिक सीबीएसई के दिल के भाई बहुत करीब है। ये टॉपिक से सीबीएसई तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो भैया इस टॉपिक को लगा लो इंपॉर्टेंट और ध्यान से पढ़ो। व्हाट डू यू मीन बाय वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो सिंपल मतलब है कि एक देश की टोटल पॉपुलेशन में से कितने परसेंट लोग वर्कर हैं, उसी को बोलते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो।
एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एक देश की टोटल पॉपुलेशन है 1000 लोग, ठीक है। हालांकि ये तो बहुत कम बोला है मैंने, एग्जाम्पल है यार। और उस 1000 लोग में से मान लीजिए 570 लोग जो है काम करते हैं। अब परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100 कर दो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बच्चों ये निकल के आएगा 57%। तो 57% हो गया मेरा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, कि इस देश में लगभग लगभग सॉरी 57% लोग काम कर रहे हैं। तो क्या बोलता है जी? तो ये बोलता है कि इट इज द रेशियो ऑफ टोटल वर्कफोर्स टू द टोटल पॉपुलेशन, कि जो भी टोटल वर्कफोर्स है, वर्कर्स है वो, और जो भी टोटल पॉपुलेशन है वो, अगर मैं इनका रेशियो निकाल लूं तो इसी को वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें केवल 15 से 60 साल के लोग शामिल करेंगे। इंडिया में हम ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति के जो काम करने की एज है वो 15 से 60 साल के बीच होती है। 15 साल से अगर कोई कम का बच्चा काम कर रहा है तो चाइल्ड लेबर वाली कैटेगरी में आ जाता है, और अगर 60 साल से ऊपर का व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो वो रिटायरमेंट वाली एज होती है, उसे काम नहीं करना चाहिए। तो 15 से 60 साल वाली जो एज है उसी को वर्कर में शामिल करना चाहिए, और इसको नॉर्मली परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए हमने इनटू में 100 लगाया। ठीक है, आगे बोलते हैं। हम इसको जो है वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी कहते हैं, कि कितनी वर्कफोर्स मींस कितने वर्कर एक देश की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस देश की एक्टिविटी में लगभग 57% वर्कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उसका फॉर्मूला हो गया। शॉर्ट में इसको बोलते हैं WPR, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में 3-4 नंबर में कई बार आ चुका है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस महत्व क्या है, यूटिलिटी इसका यूज क्या है, या फिर इसकी यूजफुलनेस क्या है। तो आइए इसको भी एक बार देखते हैं और समझते हैं। तो बोलता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो दर्शाता है कि कितने लोग हैं एक्चुअली में एक देश में काम कर रहे हैं। अगर ये 57% आया है तो मतलब एक देश में कुल मिला के 57% लोग काम कर रहे हैं। हाई WPR, अगर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा है तो इट मींस एक देश में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है और लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा है। और अगर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कम है तो इसका मतलब है कि उस देश में एम्प्लॉयमेंट भी कम है, केवल कुछ ही लोग काम करते हैं। उस देश में पार्टिसिपेशन काफी कम है लोगों का देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी में। वो कहीं ना कहीं देश में अनएम्प्लॉयमेंट को शो करता है, वो डिपेंडेंसी को शो करता है कि लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरे पर डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे फैमिली में 5 मेंबर है और 5 मेंबर में से केवल और केवल मान लो एक मेंबर पापा काम करते हैं, तो बाकी 4 मेंबर क्या हो गए? वो हो गए पापा पे डिपेंडेंट हो गए, कि 4 मेंबर अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पापा पे डिपेंड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो अगर एक देश में अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लोग कम काम करेंगे, तो मतलब उस देश में डिपेंडेंसी ज्यादा है, लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरे लोगों पे अधिक डिपेंड है। ठीक है, यह इकोनॉमिक हेल्थ को भी इंडिकेट करता है कि देश में देश की हेल्थ कैसी है। जैसे कि अगर मान लो देश में लोग ज्यादा काम करेंगे तो उसका मतलब है देश ग्रो हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर एक देश में कम काम करेंगे तो मतलब है कि जो देश है वो काफी स्ट्रगल कर रहा है, देश में गरीबी है, देश में बेरोजगारी है, देश को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ज्यादा लोगों का काम करना देश की हेल्थ को अच्छा शो करता है, और अगर देश में कम लोग काम कर रहे हैं तो देश की हेल्थ अच्छी नहीं है। इसके अलावा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो के माध्यम से ही गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है, सरकार को सहायता मिलती है कि हमें देश में कितनी जॉब क्रिएट करनी है, हमें उनके लिए कौन कौन सी पॉलिसी लेके आनी है, हमें कैसी ट्रेनिंग देनी है, हमें कैसे डेवलप करना है। अगर एक देश में जॉब कम होगी या लोग कम काम करेंगे तो सरकार वैकेंसी निकालेगी ज्यादा, सरकार लोगों को ट्रेनिंग देगी ज्यादा, सरकार पॉलिसी बनाएगी ज्यादा।
बट अगर देख देश में ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सरकार वैकेंसी कम निकालेगी, सरकार मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग योजना बनाएगी। तो WPR वर्कर पॉपुलेशन रेशियो सरकार को पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा WPR से वर्कर पॉपुलेशन रेशियो से हम यह भी कंपेयर कर सकते हैं कि कितने मेन, कितने वुमेन और कितने बाकी लोग जो है अलग अलग एरिया में काम कर रहे हैं। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का सिग्निफिकेंस एग्जाम में काफी पूछता है। बहुत सारे बच्चों के नोट्स में ये वाले सारे पॉइंट्स नहीं होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे ऊपर के 3-4, बाकी पॉइंट्स नहीं होंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने नोट्स में या अपनी नोटबुक में आप वीडियो पॉज करके इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। ये कुछ नए पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं, ठीक है जी। चलिए, तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हो गया और उसकी इंपॉर्टेंस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाते हैं और इसके अलावा ऐसी टेबल बनी हुई एग्जाम में आ जाएगी। अब समझेंगे बात को ध्यान से। अब हम टेबल वाले क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। पेपर में क्या होगा, तो टेबल आपको याद नहीं करनी, टेबल आपको याद नहीं करनी, पेपर में ऑलरेडी टेबल बनी हुई आएगी। पेपर मतलब क्या बोलेगा, टेबल को एनालाइज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में 3 to 4 मार्क्स में आ जाते हैं, जो कि मैं बोलता हूं भाई फ्री के क्वेश्चन है। फ्री के क्वेश्चन क्यों है, बिकॉज टेबल देखकर इसके बारे में जस्ट अंग्रेजी में आपको लिखना है, छापना है। आपको बस टेबल पढ़नी है और जो भी आप देख पा रहे हो इंग्लिश में उसको लिख के याद थोड़ी करना है, ये इसी टेबल को देख देख के लिखा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, टेबल बनी हुई आएगी। तो ये किसकी टेबल है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की टेबल है 2017-18 की। देखो मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एक बार आप देख लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। और एक बार अगर आप एक्सप्लेनेशन पहले से ही पढ़ के चले जाएंगे और वही टेबल पेपर में आ गई, जो कि एनसीईआरटी वाली टेबल ही आएगी, तो आपके लिए एक्सप्लेन करना काफी आसान हो जाएगा। देखो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है आपके जेंडर के बारे में, मैन वुमेन टोटल। फिर यहाँ पे लिखा है टोटल कितने मैन है कितने वुमेन है, रूरल एरियाज में कितने हैं और अर्बन एरिया में कितने हैं, ठीक है। ये सभी चीजें बच्चों परसेंटेज में है। हालांकि यहाँ पे परसेंटेज साइन लगा नहीं रखा, आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी नहीं है, बट ये सब चीजें याद रखना, ऑलरेडी पेपर में भी आए तो ये ऑलरेडी परसेंटेज के अंदर होती है, ठीक है। तो देखिए हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, मैंने 4 पॉइंट पे एक्सप्लेन कर रखा है, मैं इसको पढ़ाता हूं। देखो ये चार्ट है, ये शो करता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को इंडिया में 17-18 के लिए। तो सबसे पहले देखो मैंने स्टार्टिंग की एक लाइन में तो केवल ये बता दिया ये चार्ट शो क्या करता है, तो आपका यहां पे आंसर अपने आप बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जिसको हमने क्लासिफाई किया है सेक्स के आधार पे और एरिया के आधार पे, मैन वुमेन के आधार पे और रूरल और अर्बन एरिया के आधार पे हमने इस चार्ट को क्लासिफाई किया है। तो ये आप देख सकते हो यहां से लेके यहां तक ये चार्ट दर्शाने क्या वाला है, मैंने केवल वही लिख दिया। मेरी 2 से 3 लाइन आंसर शीट में ऑलरेडी भर चुकी है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर मैंने बोला जो ओवरऑल WPR है, अब देखो यहां मैंने बोला WPR, आप पेपर में लिख के आना पूरा का पूरा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ताकि थोड़ी जगह भरे, और ब्रैकेट में लिखना WPR, ठीक है। तो मेरे पास जगह स्क्रीन पे कम थी इसलिए मैंने कम लिखा है, आपको जो बोला मैंने आप वो करना, ठीक है। तो ओवरऑल जो WPR है, ओवरऑल बेटा कितना है 34.7, मतलब रूरल का भी, अर्बन का भी, मैन का भी, वुमेन का भी 34.7% WPR है। इसका मतलब यह है कि इस देश में, इंडिया में 2017-18 में टोटल पॉपुलेशन के केवल 34% लोग ही काम कर रहे थे। जो बाकी आपके बच गए, कितने बच गए, अराउंड 65.3% लोग जो बच गए, वो क्या हो गए, वो दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट है, वो इन लोगों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि लगभग लगभग 1/3, हाँ देखो ना, लगभग लगभग ये 1/3 तो हो गया। 1/3 कितना होता है, 33.3% होता है, 34.7 है,
तो मैंने क्या करा, मैंने दिमाग लगाया और मैंने बोल दिया कि ये तो पूरी पॉपुलेशन का लगभग लगभग केवल 1/3% है जो किसी काम में एंगेज है। तो इस प्रकार से आपको अपने आंसर को बड़ा बनाना है। तो पहले मैंने बात करी ओवरऑल के बारे में, फिर मैंने बातों को ऑब्जर्व किया। देखो मेन चीज ये है, आपको ना चीजें ऑब्जर्व करनी है कि आपको क्या अजीब लगा। जितनी अजीब बातें आप ऑब्जर्व करोगे उतना अच्छा आपका आंसर प्रिपेयर होगा। जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया कि यार एक बहुत बड़ा डिफरेंस है किसके बीच, मैन एंड वुमेन के बीच। आप देखो ना कि जो मैन का WPR है भाई वो काफी हाई है। देखो कितना है, 52.1%। कि टोटल जितने भी मैन है 52.1% मैन काम कर रहे हैं। जबकि मैंने देखा जो वुमेन का WPR है भाई वो तो मैन से काफी कम है यार। कितना है, 16.5%। जो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि काफी लो पार्टिसिपेशन है इसका, वुमेन का वर्कफोर्स में, देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो ऐसी ही अजीब अजीब बातें आपको ऑब्जर्व करनी है कि मैन काफी ज्यादा है, वुमेन काफी कम है। और ये गैप केवल टोटल में नहीं है, ये गैप आप चाहो तो गांव में भी देख सकते हो और शहर में भी देख सकते हो। देखो ना, गांव में भी मैन ज्यादा है, वुमेन कम है। शहर के अंदर भी मैन ज्यादा है और वुमेन कम है। तो ऐसी ऐसी बातें आपको ऑब्जर्व करके पेपर में लिख के आनी है। इसके अलावा देखे और देखते हैं, बोलता है कि रूरल एरियाज की बात करते हैं। तो रूरल एरियाज में जो टोटल WPR है वो 35% है। रूरल एरियाज में टोटल 35% पॉपुलेशन काम करती है, जो कि ज्यादा नहीं, केवल स्लाइटली मतलब हल्का सा ही ज्यादा है। इससे अर्बन एरियाज में वहां पे लगभग 33.9 34% लोग काम करते हैं। तो टोटलिटी में ज्यादा अंतर नहीं है। टोटल में जितने लोग लगभग शहर में है, लगभग उतने ही लोग आप देख सकते हो गांव में है। लेकिन जब मैंने इनको डीप में ऑब्जर्व किया तो टोटल तो सेम है, लेकिन मैन और वुमेन की बातें अलग बन जाती है। हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया जो रूरल वुमेन है, जो गांव की महिलाएं हैं, उनका WPR ज्यादा है 17.5%। देखो ये ज्यादा है किससे, ये है शहर की महिलाओं से काफी ज्यादा है, जो कि 14.2% है। तो कहीं ना कहीं ये क्यों है, कहीं ना कहीं बिकॉज गांव की जो महिला है वो एग्रीकल्चर वगैरह में ज्यादा इन्वॉल्व होती है और अलाइड एक्टिविटीज एग्रीकल्चर के जैसे ही बाकी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ज्यादा होती है। गांव में गरीबी ज्यादा होती है, गांव में पुरुष शायद इतना पैसा नहीं कमा पाता कि अपने पूरे परिवार का पेट पाल सके, तो महिलाओं को भी गांव में काम करना पड़ता है ताकि वो अपना घर जो है चला सके। ठीक है, और लास्ट मैंने बोला कि ओवरऑल ओवरऑल द चार्ट हाइलाइट्स जेंडर इनइक्वालिटी। तो ओवरऑल मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई चार्ट में जेंडर इक्वालिटी है। यहां पे जो है फीमेल वर्क काफी कम है और मेल वर्क काफी ज्यादा है। तो देखो इस प्रकार से पेपर में चार्ट्स आएंगे और इस प्रकार से आपको इन चार्ट्स को एक्सप्लेन करना है। समझ में आ गया? जो जो चीजें आपको अजीब लग रही है भाई अंग्रेजी में लिख दो, और अगर उसके पीछे का रीजन पता है तो रीजन भी लिख दो, इससे अच्छी कोई बात हो ही सकती। ठीक है, तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का चार्ट भी हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इसी चार्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं, हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मैंने बोला टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा भाई। देखिए, अब जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि व्हाई आर देयर फ्यूअर वर्कर्स इन अर्बन एरियाज कंपेयर टू रूरल एरियाज। अर्बन एरिया में, शहरों में वर्कर कम क्यों है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। वही बात आपने चार्ट में देखी थी। देखो शहरों में वर्कर कम है 33.9%, जबकि गांव में वर्कर ज्यादा है 35%। तो भैया शहर में कम है, गांव में ज्यादा है, बट क्वेश्चन ये है ऐसा क्यों है। तो बोलूंगा क्यों है, इसके 4 पॉइंट दिए हैं मैंने। क्या कि जो गांव के लोग हैं वो ज्यादा गरीब होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काम करना पड़ता ही है। दे कैन नॉट अफोर्ड टू स्टे अनएम्प्लॉयड। गांव के लोग बेरोजगार नहीं बैठ सकते, बिकॉज जब वो व्यक्ति कमाएगा तभी शाम को घर में खाना बनेगा। तो गांव में गरीबी ज्यादा है, वो लोग बेरोजगार नहीं बैठ सकते एंड टेक अप एनी अवेलेबल वर्क। तो उस और फिर जो भी कोई काम मिलता है वो हर काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है। उसके अलावा
बहुत से गांव के रूरल यूथ, इट मीन बहुत से गांव के बच्चे जल्दी ही स्कूल को छोड़ देते हैं, पढ़ाई पूरी नहीं करते हैं और अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम में लग जाते हैं, बिकॉज गरीबी ज्यादा होती है। तो गांव में बड़े भी काम कर रहे हैं, बड़े के साथ साथ बच्चों ने स्कूल छोड़ के वो भी काम करने में लग गए, जिसकी वजह से गांव में जो वर्कर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद बोलता है सेकंड पॉइंट कि शहर में कम क्यों होते हैं, बिकॉज गांव में अगर ज्यादा है तो मतलब शहर में कम है। अब शहर में वर्कर कम क्यों है, बिकॉज शहर में जो वर्कर होते हैं वो नॉर्मली अपनी पहले काफी लंबे टाइम तक पढ़ाई करते हैं और फिर एक अच्छी बेहतरीन सुटेबल जॉब के लिए वो जो है वेट करते हैं। ठीक है, वो लो पेड वर्क को एक्सेप्ट नहीं करते। वो चाहते हैं कि जब मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई करी है तो मेरे को एक अच्छी हाई प्रोफाइल वाली एक अच्छी सैलरी मिले, और उसके लिए उन्हें वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। इसके लिए शहर के लोग थोड़े कम काम करते हुए पाए जाते हैं, जबकि गांव के लोग काम करते हुए ज्यादा पाए जाते हैं। और उसके बाद आखिरी पॉइंट यह कहता है कि जो रूरल एरियाज है वहां पे मेनली लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, और जहां पे एग्रीकल्चर एक बड़ा काम है, एक व्यक्ति काम नहीं कर पाता, तो वहां पे सारे फैमिली मेंबर, महिलाएं भी शामिल होती है, बच्चे भी शामिल होते हैं, एक साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से वर्करों की संख्या थोड़ी बढ़ जाती है, काम करने वालों की संख्या अधिक दिखाई पड़ती है। तो अल्टीमेटली इस वजह से शहर में लोग थोड़े कम होते हैं, गांव में काम करने वाले लोग थोड़े ज्यादा पाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो कोई सारे पॉइंट्स ना आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे। अभी तो आपको आसान लग रहा होगा, बट ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आगे और आएंगे, आप कंफ्यूज होंगे, तो इन चीजों को बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे हमने कोई मेल फीमेल की बात नहीं करी, यहां पे हमने बात करी इन टोटलिटी कि कुल मिला के गांव में लोग काम करने वाले ज्यादा है, मेल फीमेल दोनों, और शहर में लोग काम करने वाले कम है, मेल फीमेल दोनों। बट अगले क्वेश्चन में मैं जेंडर के लिए पर्टिकुलर हो गया, जैसे कि यहां पे मैं केवल और केवल अब वुमेन की बात कर रहा हूं कि शहर की महिलाएं और गांव की महिलाएं। अब आपने चार्ट में ऑब्जर्व किया कि जो महिलाएं हैं गांव की है वो ज्यादा है, और जो महिलाएं हैं शहर की है वो काम करती हुई कम पाई जाती है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन गया कि गांव में महिलाएं ज्यादा काम करती हुई पाई जाती है एज कंपेयर टू शहर की महिलाएं, बताइए क्यों? तो भाई सब बताएंगे, टेंशन नको, टेंशन नको। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है ऊपर। बेफालतू वाले क्वेश्चन करवा के मेरे को वीडियो लेंथी नहीं करनी, टाइम वेस्ट नहीं करना। मैंने वही क्वेश्चन डाले हैं जो एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एग्जाम में आपके पहले से आ रखे हैं। ठीक है, देखिए, तो बोलता है कि जो गांव की महिलाएं हैं वो ज्यादा काम करती हुई पाई जाती है शहर की महिलाओं से। तो ऐसा क्यों? तो पहला पॉइंट मैंने बताया था कि गांव में भाई ज्यादा गरीबी है, और ज्यादा गरीबी होने की वजह से उनको काम करना ही पड़ता है। बोलता है रूरल वुमेन वर्क आउट ऑफ इकोनॉमिक नेसेसिटी। वर्क आउट ऑफ का मतलब होता है की वजह से। तो गांव की जो महिलाएं हैं वो गरीबी की वजह से काम करती है, बिकॉज रूरल हाउस होल्ड जनरली हैव लोअर इनकम, बिकॉज वहां पे लोगों की इनकम काफी कम होती है। जो गांव में हस्बैंड है उसकी इनकम काफी कम है, वो सारा का सारा पैसा नहीं कमा सकता अपने पूरे परिवार को चलाने के लिए। तो गांव में जनरली महिलाओं को भी काम करना पड़ता है। भाई शहर में क्या होता है, शहर में व्यक्ति की इनकम ज्यादा होती है, तो वो अकेला व्यक्ति इतना पैसा कमा लेता है कि पूरे परिवार का पेट पाल ले, उसकी वाइफ को बाहर जाके जॉब करने की नीड नहीं होती। बट गांव में ऐसा नहीं होता है, गांव में महिलाओं को बाहर जाके बोल रहा हूं, गांव महिलाओं को काम करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट बोला गया है कि एग्रीकल्चर और उससे संबंधित एक्टिविटी में फैमिली लेबर की नीड होती है, अकेले पति सारा काम नहीं कर सकता। तो उस केस में जो है गांव की वुमेन महिलाएं भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है इन टास्क में। क्या शहर में ऐसा होता है कि शहर में पति ऑफिस जा रहा है तो उसको अपनी वाइफ की भी नीड है? शहर में ऐसा नहीं होता, शहर में पति अकेला काम कर लेता है,
लेकिन गांव में खेतों पे जो फिजिकल वर्क होता है वो एक हस्बैंड अकेला नहीं कर सकता, फैमिली मेंबर की नीड होती है, तो वो अपनी पत्नी को साथ में ले जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट वही बोलता है कि शहरों में क्या होता है, वुमेन के पास एजुकेशन तो हायर होती है, लेकिन शहरों में उन्हें कुछ बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। गांव में इतने बैरियर्स नहीं है, बिकॉज मजबूरी है पैसा कमाना, काम करना। शहर में क्या होता है, शहर में अगर महिलाएं काम करे तो अच्छी सैलरी कमा सकती है, बिकॉज महिलाएं पढ़ी लिखी होती है, उनके पास हायर एजुकेशन होती है। लेकिन शहर में सेफ्टी इश्यू होते हैं, ठीक है, शहर में जो है लोग महिलाओं को राह चलते हुए छेड़ देते हैं, ठीक है, लिमिटेड जॉब ऑप्शन होते हैं। शहर में अक्सर बड़ी बड़ी जॉब होती है, बड़ी बड़ी जॉब बोले तो ऑफिस वाली जॉब, ये जॉब वो जॉब, और अक्सर इन प्रकार की जॉब में महिलाओं को प्रेफरेंस कम दी जाती है, महिलाओं को इन प्रकार की जॉब में जो है रखा नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ सामाजिक बाधाएं होती है शहर में कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, शादी के बाद तुम केवल घर में रहोगी, या तुम्हारा बच्चा हो गया, अब तुम केवल अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को संभालो, जिस वजह से शहर की महिलाएं जो है थोड़ी कम काम करती हुई पाई जाती है। मोस्टली शहर की महिलाएं शादी से पहले काम कर रही होती है, लेकिन शादी के बाद बहुत सारी महिलाएं अपनी जॉब या अपना काम ही छोड़ देती है, ठीक है। और उसके बाद आखिरी पॉइंट बोलता है कि मच ऑफ वुमेन्स वर्क स्पेशली इन रूरल एरियाज इज अनपेड और इनफॉर्मल। बहुत से महिलाओं के जो काम होते हैं गांव में वो अनपेड होते हैं, पैसे नहीं मिलते, या इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब होता है वही छोटे मोटे काम, फॉर्मल काम वो होता है जैसे ऑफिस में कोई काम कर रहे हो वो फॉर्मल काम है, आप स्कूल में टीचर हो वो फॉर्मल काम है। लेकिन आप मान लो पतंग बना रहे हो, लिफाफे बना रहे हो, ठीक है, वो इनफॉर्मल काम है। आप झाड़ू बना रहे हो वो इनफॉर्मल काम है। तो बोलता है बहुत सारी महिलाएं जो गांव में काम करती है वो अनपेड काम करती है या इनफॉर्मल काम करती है, ठीक है, बट दे स्टिल कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। भले उनको पैसा नहीं मिलता, उनका काम इनफॉर्मल है, लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी लगातार पार्टिसिपेट करती है। देखो मेरी बात सुनो, पेपर में क्वेश्चन 4 नंबर का है, चारों पॉइंट लिख के आने हैं, 3 नंबर का है तो शुरू के 3 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला पॉइंट तो कोई खास नहीं है। 4 नंबर का है 4 लिख के आना, 3 नंबर का है तो केवल शुरू के 3 ही पॉइंट लिख के आना। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन था अधिक महिलाएं काम करती हुई क्यों पाई जाती है गांव में एज कंपेयर टू शहर। तो देखो थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएंगे, ये केवल महिलाओं के ऊपर था और ये ओवरऑल था, तो इन बातों का ध्यान रखना है भाई, पूछा क्या है, अलग से नोट्स बना लो इन क्वेश्चंस के, हिंट कि इसका ये है, इसका ये, इसका ये, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर टेक्निकल है, लेंथी है, टाइम जाएगा, पहले ही बोल रहा हूं। आप सोचो चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म नहीं होगा, खत्म होने को तो हो जाए अगर मैं क्वेश्चंस ना कराऊं, बट अगर मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा ना, और मुझे पता है पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं और इवन आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी है। अगर मैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा ना तो चैप्टर पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज इस चैप्टर से नॉर्मल क्वेश्चन पेपर में आएगा ही नहीं, क्वेश्चन घुमा फिरा के ही आएंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, बोलता है वुमेन इन रूरल एरियाज आर रेडी टू वर्क इवन एट लो वेजेस। जो गांव की महिला होती है वो लो वेजेस में, कम दाम पर भी काम करने को रेडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो गांव में कोई ज्यादा रोजगार के ऑप्शन नहीं है कि महिलाएं बैठ के चूज कर रही है, नहीं मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं वो काम करूंगी, उसमें सैलरी ज्यादा है, नहीं मैं वो काम नहीं करूंगी, वो काम करूंगी। गांव में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, जो रोजगार के अवसर है वो काफी लिमिटेड है, इसलिए उन्हें जो काम मिलता है, जैसा काम मिलता है, पैसा ज्यादा मिले या कम मिले, वो काम करने को रेडी हो जाती है, उन्हें केवल काम से मतलब है, ठीक है। तो पहला, गांव में रोजगार के अवसर काफी कम होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरी में सस्ते दाम में भी काम करना पड़ जाता है, बिकॉज कोई और कोई काम के ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा बोलता है पॉवर्टी एंड फाइनेंशियल प्रेशर फोर्स देम टू एक्सेप्ट एनी अवेलेबल वर्क। वही मैंने बोला कि गांव में गरीबी इतनी ज्यादा है, उनको पैसों की नीड इतनी ज्यादा है कि जैसा भी काम मिलेगा, कोई भी काम मिलेगा, वो उसको करने के लिए रेडी हो जाएंगी।
उसके बाद थर्ड पॉइंट बोलता है लो लेवल्स ऑफ एजुकेशन एंड स्किल रिड्यूस देयर बार्गेनिंग पावर। महिलाओं के पास एजुकेशन कम होती है, स्किल कम होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा सैलरी बढ़वा भी नहीं पाती और उनको ज्यादा पैसा मिलता भी नहीं है। उनको जो पैसा मिलता है उनकी स्किल्स और उनकी एजुकेशन के अनुसार मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी बार्गेनिंग पावर भी कम होती है, वो ज्यादा पैसा बढ़वा भी नहीं पाती, ज्यादा इनकम कमा भी नहीं पाती। और आखिरी पॉइंट बोलता है सोशल नॉर्म्स एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लीड टू लोअर वेजेस फॉर वुमेन। अक्सर ये भी होता है कि महिलाएं हैं तो ये काम नहीं कर पाएगी, ये फिजिकल काम नहीं कर पाएगी, ये उसमें टाइम लगाएगी। अगर पुरुष होगा तो वो काम कर लेगा। तो अक्सर कई बार ऐसा होता है कि सेम काम के लिए पुरुषों को ज्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि उसकी फिजिकल जो उसकी फिजिक होती है जो ज्यादा अच्छी होती है, उसकी अपीयरेंस ज्यादा अच्छी होती है, वो ज्यादा उसमें ताकत होती है। महिलाओं में ताकत थोड़ी कम होती है, वो ऐसे काम कम कर पाती है, जिसकी वजह से उनको वेजेस जो है कम मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 4 पॉइंट बोले गए, ठीक है, जिनकी वजह से हम बोल सकते हैं कि महिला जो है कम काम करने के लिए भी रेडी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी महिलाओं के ऊपर था, पीछे वाला क्वेश्चन भी महिलाओं के ऊपर था, और उससे पीछे वाला क्वेश्चन ओवरऑल बात की जा रही थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन भी महिलाओं के ऊपर है। तो भाई महिलाओं के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान देना, और अलग अलग क्वेश्चन है महिलाओं के ऊपर, तो भाई ध्यान देना है महिलाओं के ऊपर क्वेश्चन पूछा कौन सा गया है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो बोलता है वाई आर वुमेन इन जनरल, कि मतलब मैं जनरली वुमेन की बात करूं, और अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली तो भाई मैं शहर वाली महिलाओं की बात कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है कि आमतौर पे महिलाएं जो होती है या फिर जो शहर की महिलाएं होती है, हमने देखा है वो नॉट वर्किंग, वो काम कम करती हुई पाई जाती है। शहर की जो महिलाएं हैं उनके पास रोजगार के अवसर, उनके पास काम काफी कम होता है, ठीक है। देखो ऐसे वही क्वेश्चन है कि वाई आर देयर फ्यूअर वर्कर इन अर्बन, तो वर्कर टोटल वाला, सॉरी ये नहीं, हाँ भाई देखो वही क्वेश्चन है कि गांव की महिलाएं ज्यादा क्यों काम करते हुए पाई जाती है एज कंपेयर टू शहर की महिलाएं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, बस हल्का सा अंतर है। हल्का सा अंतर ये है कि यहाँ पे हमने बोला है गांव की महिलाएं ज्यादा क्यों काम कर रही है, तो इस क्वेश्चन में जो हमारा मेन फोकस था वो गांव की महिलाओं पे था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो पढ़ा रहा हूं वो भी वही है कि गांव की महिलाएं ज्यादा काम करे, इट मीन शहर की महिला कम काम कर रही है, बट वहां पे जो मेन फोकस है वो शहर की वुमेन पे है, कि शहर की वुमेन कम काम कर रही है, उसके पीछे की रीजन क्या है। यहाँ पे गांव की महिलाएं ज्यादा काम कर रही है तो गांव की महिलाओं के रीजन है, वहां पे शहर की महिलाएं कम काम कर रही है तो वहां पे आंसर शहर की वुमेन के अकॉर्डिंग मैंने प्रिपेयर किया है। और मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन आपके नोट्स में है नहीं, तो नहीं है तो भैया ऐड करो उसको, ठीक है। चलिए तो बोलता है कि जो वुमेन होती है इन जनरल, जो शहर की महिला होती है वो काम करती हुई नहीं पाई जाती, या फिर क्वेश्चन बन सकता है व्हाई आर वुमेन इज नॉट फाउंड वर्किंग मोर एज कंपेयर टू मेन। देखो ध्यान से, यहां भी वुमेन की ही बात की गई है कि महिलाएं जो है पुरुषों की अपेक्षा क्यों कम काम करती है। वाई आर वुमेन लेस वर्किंग, महिलाएं क्यों कम काम करती है, या फिर पर्टिकुलरली शहर की महिलाएं क्यों काम करती है, बिकॉज गांव की महिलाएं तो ज्यादा काम करती ही है। तो यहाँ पे महिलाओं का जिक्र या मतलब शहर की महिलाओं से है, बिकॉज गांव की महिलाएं तो भैया काम करती है, शहर की महिलाएं काम नहीं करती। तो क्यों काम नहीं करती बताएंगे। तो सभी क्वेश्चंस का जो मतलब है वो एक ही है। तो बोलता है कि महिलाएं, स्पेशली शहर की जो महिलाएं होती है उनका पार्टिसिपेशन रेट काफी कम होता है, वो काफी कम पार्टिसिपेट करती हुई पाई जाती है। क्यों? तो देखो सबसे पहला उनकी ना हाउस होल्ड ड्यूटीज होती है, जैसे कि घर के काम करना या बच्चों को संभालना। तो शहर की महिलाएं घर के काम या बच्चों को संभालने में लग जाती है, जिसकी वजह से वो कम काम करती हुई पाई जाती है। उसके अलावा कुछ सामाजिक नॉर्म्स है, सोशल नॉर्म्स है, जैसे कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि महिलाओं को केवल जो है अपने घर पे ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि दूसरा कि
केवल जो है फैमिली में मर्द काम करेगा, केवल पुरुष कमाने वाला होना चाहिए, हम जो है महिला की या औरत की, ऐसे वर्ड बोलते हैं कि हम महिला की या औरत की कमाई नहीं खाएंगे। ठीक है। सोशल प्रेशर टू लीव जॉब, कि अब तो भाई तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हारे बच्चे हो गए हैं, जॉब छोड़ दो। तो ये जो कुछ सोशल नॉर्म्स है, ये कुछ सामाजिक जो नियम बना रखे हैं, जो बातें बना रखी है, ये चीजें डिस्करेज कर देती है महिलाओं को काम करने से, जिसकी वजह से शहर में महिलाएं कम काम करते हुए पाई जाती है। इसके अलावा अर्बन जॉब्स, जो शहर में जॉब होती है, उसमें अक्सर हमें हायर एजुकेशन की नीड है, ये स्पेसिफिक स्किल्स की नीड है। और भारत जैसे देश में महिलाओं को जहां पे पढ़ाई लिखाई के मौके कम मिलते हैं, तो वहां पे वुमेन के अंदर ये स्किल्स काफी कम पाई जाती है। बहुत ही कम महिलाएं होती है जो अपने घर वालों से लड़के या घर वालों के सपोर्ट के साथ पढ़ लिख के आगे निकल जाती है। बहुत सारी महिलाएं भारत में ऐसी रह जाती है जिनका घर वालों को सपोर्ट नहीं होता, जिनके पास अच्छी एजुकेशन या अच्छी स्किल्स नहीं होती और उनको जॉब नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से शहर में महिलाएं कम काम करती हुई पाई जाती है। इसके अलावा शहर में भाई सेफ्टी कंसर्न होता है ना, कि शहर में राह चलते लड़के जो है बाइक पे महिलाओं को छेड़ते हैं। लॉन्ग ट्रेवल आवर्स होता है, अगर दिल्ली में कोई मान लो दिल्ली में रहती है, अब वो गुड़गांव नोएडा में काम कर रही है, तो भाई 2 घंटे जाना 2 घंटे आना। ठीक है। लैक ऑफ सिक्योर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन भी आज की डेट में सिक्योर नहीं रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी शहर में महिलाएं काफी कम काम करती है। ठीक है। इसके अलावा ड्यू टू लो वेजेस, महिलाओं को सैलरी थोड़ी कम दी जाती है, बिकॉज वही महिलाओं की स्किल्स को कम मानते हैं, महिलाओं की फिजिक थोड़ी कमजोर होती है, महिला फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकती, इमोशनल होती है, लड़ नहीं सकती। तो इन सब चीजों की वजह से महिलाओं की जो वेजेस है वो कम होते हैं, जिसकी वजह से उनको काम करना काफी लेस अट्रैक्टिव लगता है। तो ये कुछ रीजंस है जो बताते हैं कि महिलाएं क्यों कम काम करती है एज कंपेयर टू मैन, या फिर जनरली कि महिला क्यों कम काम करती हुई पाई जाती है। ठीक है जी। चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया और मेरे ख्याल से हाँ, क्वेश्चन टॉपिक नंबर 2 भी कवर हो गया। लगभग 1 घंटे के आसपास हो चुका है, 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, बट मैंने कहा था मैं 3 टॉपिक कराऊंगा, तो वीडियो भले लंबी हो जाए, हम टॉपिक तीसरा भी कवर करेंगे। ठीक है। चलिए जी, जो थर्ड टॉपिक हमारा निकल के आता है बच्चों, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कफोर्स, कि वर्कर को क्लासिफाई कीजिए, वर्कर कितने टाइप के होते हैं, वर्कर कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो देखो भाई बेटा, जो वर्कर होते हैं मेरे प्यारे प्यारे गोलू मोलू, वर्कर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर वो होता है जो खुद का कोई काम कर रहा होता है, किसी के अंडर काम नहीं कर रहा, किसी के नीचे जॉब नहीं कर रहा, उसने खुद का अपना बिजनेस खोला है, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। और दूसरे होते हैं हायर्ड वर्कर। हायर्ड वर्कर बच्चों वो होते हैं जो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, जो किसी के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हायर्ड वर्कर। अब हायर्ड वर्कर भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं कैजुअल वेज लेबर, कि किसी के अंडर काम कर रहे हैं लेकिन छोटा मोटा काम कर रहे हैं, कोई परमानेंट काम नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में क्या, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में दिवाली है और मेरे को अपने घर पे व्हाइट वॉश करवाना है, तो मैंने व्हाइट वॉश करवाने के लिए बाहर से एक पेंटर को बुलाया कि भाई मेरे घर में व्हाइट वॉश कर दे। तो वो कैजुअल वेज लेबर है। पहला, वो एक हायर्ड वर्कर है, मेरे अंडर काम कर रहा है, और दूसरा परमानेंट काम नहीं कर रहा, उसे केवल कुछ समय के लिए काम के लिए बुलाया गया है। लेकिन जो लोग किसी कंपनी में काम करते हैं और रेगुलर बेस पे काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, डेली ऑफिस जाते हैं, सालों से ऑफिस जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज। वो भी हायर्ड वर्कर है, अपना काम तो वो भी नहीं कर रहे, वो किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो परमानेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो वर्कर्स होते हैं बेटा, वो इतने टाइप के होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर होता है, हायर्ड वर्कर होते हैं, कैजुअल वर्कर होते हैं, और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। हम इनका मीनिंग भी करेंगे, तो यहां पे आइए हम सारी की सारी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहला सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कौन है? तो बोलता है द पर्सन हु यूज हिज ओन रिसोर्सेस टू वर्क
एंड मेक अ लिविंग कॉल्ड अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। बोलता है वह व्यक्ति जो अपने खुद के रिसोर्सेस का यूज करता है एंड मेक अ लिविंग, अपना जीवन यापन करता है। खुद के रिसोर्स का यूज मतलब कि वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा, जमीन उसकी, लेबर उसकी, पैसा उसका, मशीन उसकी, वही एंटरप्रेन्योर, वही मालिक। तो वह व्यक्ति जो खुद के रिसोर्स का यूज करता है, पैसा कमाता है, जीवन यापन करता है, उसको सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कहा जाता है। जैसे कि एक दुकानदार है, खुद की दुकान खोल ली, एक बार्बर है, कॉबलर है, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर में आते हैं। बोलता है कि भारत में, इंडिया में लगभग लगभग 52% वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कि भारत में टोटल जितने भी मान लो वर्कर्स है, लगभग 52% वर्कर बच्चों कौन है, सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में शामिल होते हैं। ठीक है, इंडिया में जितने भी टोटल वर्कर, मैं पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं वर्कर की बात कर रहा हूं, जितने भी टोटल वर्कर है 52% कौन है जी, सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, उसके बाद बच्चों अगला आता है हायर्ड वर्कर। अब ये कौन होते हैं, तो बेटा वो वर्कर, वर्क फॉर अदर, जो दूसरे के लिए काम करते हैं एंड मेक अ लिविंग, अपना जीवन यापन करते हैं, हम उनको हायर्ड वर्कर वाली कैटेगरी में डालते हैं। हम लोग इनको वेज वर्कर भी कहते हैं। ठीक है, बिकॉज इनको उनके काम के लिए वेजेस मिलते हैं या सैलरी मिलती है। ठीक है, हम इनको वेज लेबरर्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपके स्कूल का टीचर एक एग्जाम्पल है हायर वर्कर का, बिकॉज आपके स्कूल ने उसको हायर किया है। वह टीचर आपके स्कूल के लिए काम कर रहा है और आपका स्कूल उस टीचर को वेजेस या सैलरी पे करता है। और बोलता है भारत में लगभग 48% जो वर्कर है वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो भारत में जितने भी वर्कर है, जितने भी 100% वर्कर है, पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, सभी वर्कर्स की बात कर रहा हूं, तो इन सभी वर्कर में लगभग लगभग 52% वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड है और कितने बच गए, 48% वर्कर कौन है जी, हायर्ड वर्कर है इंडिया में। ठीक है, आगे बोलता है फिर हमने इन हायर्ड वर्कर को भी दो ग्रुप में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज और एक होते हैं कैजुअल, यहां पे वेज एम्प्लॉय जाएगा, कैजुअल वेज लेबर या कैजुअल वेज एम्प्लॉय। आइए एक बार देखते हैं क्या लिखा है। देखो भाई, तो रेगुलर वर्कर या रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज क्या होता है, तो वो वर्कर जो वेजेस मिलते हैं किसी रेगुलर बेसिस पे काम करने के लिए, या किसी संस्था द्वारा उसको, किसी एंटरप्राइज द्वारा उसको काम पे रखा जाता है, हम उन्हें रेगुलर वर्कर कहते हैं। तो ऐसे लोग जो किसी संस्था के लिए काम कर रहे हैं, किसी संस्था ने उन्हें काम पे रखा, ठीक है, या वो किसी के लिए रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, तो अपन लोग उसको रेगुलर वर्कर वाली कैटेगरी में डालते हैं। आगे बोलता है अब क्योंकि किसी कंपनी में, ऑफिस में परमानेंट बेस पे काम करते हैं तो इन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जैसे कि रिटायरमेंट के बाद इनको पेंशन मिला करेगी, इनको प्रोविडेंट फंड का पैसा मिला करेगा, इनको ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी का मतलब होता है गिफ्ट बाय द एम्प्लॉयर एट द रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय, कि जब कोई एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है तो एम्प्लॉयर, मालिक की ड्यूटी बनती है कि कुछ गिफ्ट दे अपने एम्प्लॉय को, और वो गिफ्ट कैश वगैरह कुछ भी हो सकता है, उसको ग्रेचुइटी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें उन्हीं को मिलती है जो किसी संस्था में काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, जो रेगुलर वर्कर्स हैं। ठीक है, बोलता है भारत में लगभग 23% वर्कर जो है वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो 48% में से 23% वर्कर कौन हो गए जी, रेगुलर सैलरी वाले। अब 48 में से 23 ये हो गए तो कितने बच गए, 25% हो गए होंगे कैजुअल वेज लेबर। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगला, कैजुअल वर्कर क्या होते हैं, कैजुअल सैलरीज एम्प्लॉय बोल लो या कैजुअल वेज लेबर बोल लो, वेज एक ज्यादा अच्छा वर्ड है। रेगुलर वालों को सैलरी मिलनी चाहिए और जो टेम्पररी बेस पे काम करते हैं उनको वेजेस मिलते हैं। तो सैलरी के स्थान पे आप वेजेस बोल लो, वो भी ठीक है, इवन वो ज्यादा अच्छा है। क्या बोलता है, वर्कर्स
हु आर नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयज, ऐसे वर्कर जिनको उनके मालिक ने काम पे नहीं रखा, मतलब काम पे तो रखा है लेकिन रेगुलर बेसिस पे या परमानेंट बेस पे काम पे नहीं रखा कि तुम हमें, ए बताओ, अब मैं दिवाली के टाइम पे मुझे अपने कमरे का, अपने घर का व्हाइट वॉश करवाना है, तो क्या मैं उसको 1 साल के लिए काम पे रख लूं कि तू 1 साल तक मेरे घर पे व्हाइट वॉश करता रहे? अरे भाई 1 हफ्ते के लिए आएगा, व्हाइट वॉश करेगा, चला जाएगा। तो ऐसे वर्कर जिनको हम हायर तो करते हैं लेकिन रेगुलर बेसिस या परमानेंट बेसिस पे हायर नहीं करते, उन्हें बोलते हैं कैजुअल वर्कर या कैजुअल वेज लेबरर। ठीक है, और इनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलते। एक व्हाइट वॉश करने वाले को क्या पेंशन मिलेगी, क्या प्रोविडेंट फंड मिलेगा? उन्हें ऐसी कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। हम इन लोगों को कैजुअल वर्कर कहते हैं। और भारत में वो आ गया 25% लगभग। सॉरी सॉरी, राजीव सर इज कॉलिंग, बट हम बाद में बात करेंगे, हमारा बैच चल रहा। सॉरी भाई। ठीक है, तो भारत के लगभग 25% जो वर्कर होते हैं इंडिया में वो कैजुअल वर्कर होते हैं। ठीक है, वो कैजुअल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, ये तो हो गए, इनके मीनिंग वगैरह एग्जाम में आ जाते हैं। डिफरेंस पूछ लेगा आप तब भी कर लोगे, डिफरेंस आप बना लोगे। आइए देखो, इनके ऊपर हम जब टेबल वाले क्वेश्चन करते हैं, इन वर्कर्स के ऊपर सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरी और कैजुअल वेज, इसके ऊपर बेटा एनसीईआरटी में 2 टेबल है। और मैंने बोला ये चैप्टर भाई पूरा कराऊंगा, एनसीईआरटी की हर एक टेबल, हर एक डायग्राम को यहां पे आपको जो है करवाया जाएगा। आप उस चीज की टेंशन ना लीजिए। ठीक है, और देखते हैं कि अगर ये टेबल पेपर में आ गई और आपको बोला गया कि एक्सप्लेन करो, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी, देखो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। अब अलग अलग जो एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड खुद का काम करने वाले, रेगुलर सैलरी किसी के अंडर परमानेंट बेस पे काम करने वाले, कैजुअल वेज वंस अगेन किसी के अंदर लेकिन टेम्पररी काम करने वाले, ये 3 कैटेगरी होती है। ये मेल की परसेंटेज है और ये फीमेल की परसेंटेज है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अपने को एक्सप्लेन करना है पेपर में, कैसे करेंगे? तो बोलूंगा द गिवन चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। यहां पे इंडिया में जेंडर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे वर्कर्स को जो क्लासिफाई किया गया है वो सेल्फ एम्प्लॉयड में किया गया है, रेगुलर सैलरीड में किया गया है और कैजुअल वेज वर्कर में किया गया है। देखो, इतनी बात तो मैंने कुछ अपनी तरफ से बना के लिखा भी नहीं, बस मैंने बताया कि बस मैंने ये बताया कि चार्ट शो क्या कर रहा है, इसी में 2-3 लाइनें आपकी भर जाएगी। ठीक है, अब देखो पॉइंट वाइज आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। और देखो, ऑब्जर्व, चीजों को ऑब्जर्व करना है, ये नहीं कि कुछ भी लिख के आ गए, चीजों को ऑब्जर्व करके लिख के आएंगे। देखो, जैसे कि पहला ऑब्जर्वेशन मैंने बोला कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में देख पा रहा हूं एक मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है दोनों के लिए, महिलाओं के लिए और वुमेन के लिए। ठीक है, इस कैटेगरी में लगभग 57% ऑफ वर्कफोर्स है। हाँ भाई, जरा समझेंगे। यहाँ पे टोटल वाला कॉलम देखो बच्चों, मैंने बनाया तो नहीं है, तो आप इस 57 वाले को अभी छोड़ देना। ठीक है, यहाँ पे टोटल वाला कॉलम आपके सिलेबस में, सॉरी आपके बुक में नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज मेज ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ठीक है, बस आप मैन एंड वुमेन तक करेंगे, इतना ही लिख के आएंगे बस। ठीक है, आप जो है इसके बाद वाली कहानी आपको लिखकर नहीं आनी। टेबल में अगर टोटल दिया होता हम लिख के आते, अपने पास से हम कुछ लिखकर नहीं आएंगे। ठीक है जी, आओ जी। तो बोलूंगा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप देख सकते हो, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों के लिए सबसे मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो ना, मेल सबसे ज्यादा कहां पे काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 54%, और फीमेल भी सबसे ज्यादा कहां पे काम कर रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में 62%। वही लिखा है कि इसमें 54% मेल वर्कर है
और 62% क्या है जी, फीमेल वर्कर है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर ली मैंने। अब देखो मैंने कैजुअल वेज की बात करी कि कैजुअल वेज वर्क जो है वो सेकंड मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है दोनों के लिए। इट मींस आप देखो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं पे काम किया जा रहा है तो बेटा कैजुअल वेज में है। देखो 23% पुरुष है और 21% महिलाएं हैं। हालांकि पुरुष दोनों में सेम है, लेकिन महिला देखी जाए तो कैजुअल वेज में ज्यादा है और रेगुलर सैलरी में कम है। सेकंड पॉइंट मैंने वही बोल दिया कि जो सेकंड मेजर सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का वो कैजुअल वेज वाला। अच्छा, पेपर में एमसीक्यू में आ गया कि बताओ लाइवलीहुड का सबसे मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द आंसर। सबसे ज्यादा चाहे मेल हो फीमेल हो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद के बिजनेस में लगे हुए हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है कैजुअल वेज, बोलता है कैजुअल वेज में 23% तो मेल वर्कर है और 21% फीमेल वर्कर है। ठीक है, मतलब जो मेल वर्कर है वो कैजुअल वेजेस में ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल वर्कर। मैंने ये भी ऑब्जर्व कर लिया। और फिर थर्ड पॉइंट मैंने ऑब्जर्व किया रेगुलर सैलरी वाला, कि रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट की यदि बात की जाए तो जो पुरुष है वो 23% है जबकि महिलाएं केवल 17% है। अब यहां पे नोटिस करने वाली बात आती है कि रेगुलर सैलरीड में ये पुरुष इतने ज्यादा क्यों हैं और महिलाएं कम क्यों हैं। तो यहां पे लिखा है, इसके ऊपर इवन क्वेश्चन भी है आगे, बट लिखा हुआ है क्या कि देयर आर फ्यूअर वुमेन फाउंड इन रेगुलर सैलरी। रेगुलर सैलरी वाले में देखो महिलाएं कम है, 17% है एज कंपेयर टू मैन, पुरुष ज्यादा है। यह शो करता है कि मैन के पास, पुरुषों के पास एक बेटर एक्सेस है, पहुंच है स्टेबल और सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की। कि पुरुष ज्यादा एजुकेटेड होता है, स्किल्स ज्यादा होती है, तो उसके पास एक अच्छी पहुंच है, वो एक अच्छी स्टेबल और सिक्योर जॉब प्राप्त कर सकता है, जबकि महिलाएं ऐसा नहीं कर पाई। तो ओवरऑल बात की जाए तो ये चार्ट हाईलाइट करता है जेंडर इनइक्वालिटीज को एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, जहां पे जो महिलाएं हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा है। देखो ना, अगर महिला की बात करें तो पुरुषों से ज्यादा महिलाएं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, बिकॉज महिलाएं अपने घर पर कुछ भी छोटा मोटा काम शुरू कर देती है। जब उनका हस्बैंड महिलाओं को परमिशन नहीं देता कि तुम्हें बाहर जॉब नहीं करने जाना, तुम्हें जो है बाहर नहीं निकलना, तुम घर पे ही काम कर लो, तो बहुत सारी महिलाएं अपने घर पे ही छोटे मोटे काम, सिलाई वाला काम, ब्यूटी पार्लर वाला काम, छोटे मोटे काम घर में ही खोल लेती, जिसकी वजह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में महिलाएं ज्यादा है। समझ में आ गया। और महिलाओं के पास जो है रेगुलर सैलरी वाली जॉब काफी कम है, क्योंकि एक तो उन्हें परमिशन नहीं मिलती और दूसरा लैक ऑफ स्किल्स या लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी उनके पास यहाँ पे ऑप्शंस काफी कम होते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन चार्ट्स को पेपर में एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, चलिए अब देखो ये टेबल तो मैंने बनाई है, ये टेबल मैंने बनाई है, आपके एनसीईआरटी में ये चार्ट बना हुआ था, इस चार्ट को ही मैंने टेबल में प्रेजेंट किया है। ठीक है, देखो ये टेबल हमने, और वही 54 23 23, देखो यहां भी लिखा है 54 23 23। तो ये जो चार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर, क्या पता आपके पेपर में ये पूरा डायग्राम ऐसे बना हुआ है, तो ये मत सोचना भैया ना डायग्राम करवाए नहीं। अबे बेटा इसी चीज को मैंने टेबल में प्रेजेंट कर दिया है, चीज वही है। समझ में आ गया। तो पेपर में ऐसे भी आ सकता है और पेपर में ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा। ठीक है, चलिए देखो भाई, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बने, क्या क्वेश्चन बने। तो पहला क्वेश्चन देखो भाई, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि वाई आर लेस या फ्यूअर वुमेन फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। वही मैंने कहा था कि यहां पे क्वेश्चन बनेगा कि रेगुलर सैलरी में देखो महिलाएं कितनी कम है, केवल 17, जबकि पुरुष कितने हैं 30%। तो क्वेश्चन बन गया कि रेगुलर सैलरीड जॉब में महिलाएं कम क्यों है और पुरुष ज्यादा क्यों है। या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि आउट ऑफ 30 मिलियन फॉर्मल सेक्टर वर्कर, अब ये फॉर्मल सेक्टर वर्कर क्या होते हैं आगे बताऊंगा, ओनली 21% आर वुमेन फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड। अल्टीमेटली देखो कि वुमेन की बात कर रहा है, किस चीज की,
रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट की, इट मींस यही वाला टॉपिक है। तो बताइए, महिलाएं रेगुलर सैलरी वाली जॉब में, ऑफिस वाली जॉब में महिलाएं कम क्यों है? हाँ भाई, तो बेटा ये क्वेश्चन भी देखो महिलाओं के ऊपर ही है, मोस्टली क्वेश्चन महिलाओं के ऊपर आ रहे हैं। तो बोलेंगे कि महिलाएं कम होती है एज कंपेयर टू मैन रेगुलर सैलरी में, इस वजह से हमने यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हैं। पहला, रेगुलर सैलरी वाली जॉब में लिटरेसी की नीड, मतलब एजुकेशन की नीड ज्यादा होती है, जॉब स्किल्स ज्यादा होनी चाहिए, जो कि अक्सर हम देखते हैं पुरुषों में अधिक पाई जाती है, महिलाओं में कम। बिकॉज महिलाओं को ज्यादा पढ़ाई लिखाई के या ज्यादा स्किल्स प्राप्त करने के मौके ही नहीं मिलते, इसलिए पुरुषों में ये स्किल्स ज्यादा होती है, महिलाओं में स्किल्स कम होती है। तो महिलाओं को रेगुलर सैलरी जॉब कम मिलती है और पुरुषों को ज्यादा मिलती है। दूसरा, कि महिलाओं को सामाजिक और सांस्कृतिक रेस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनके काम करने के अवसर कम हो जाते हैं। अगर एक महिला काम करने जाएगी तो उसके हस्बैंड को लोग बोलेंगे कि तू तो अपने पत्नी की कमाई खाता है, फिर हस्बैंड मना कर देगा, नहीं नहीं, मेरे जानने वाले क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, या मेरे परिवार वाले क्या बोलेंगे। पति काम करने के लिए मना करवा देगा कि नहीं, तुम्हें काम पे नहीं जाना। शादी हो गई तो ससुराल वाले मना करते हैं, नहीं अब घर संभालो, बच्चे संभालो। तो बहुत सारी सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं होती है, जिसकी वजह से महिलाएं जो है काम पे नहीं जाती। फिर वही वाला पॉइंट, सेफ्टी कंसर्न भी होता है, जिसकी वजह से महिलाओं को काम पे जाने दिया नहीं जाता। उसके बाद घर की जिम्मेदारी होती है कि तुम्हें बच्चे संभालने हैं, ठीक है, तुम्हें घर के काम करना है, तो महिलाएं अपना फुल टाइम जॉब कर ही नहीं पाती। उसके बाद जो मालिक होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो भी अक्सर पुरुषों को ज्यादा प्रेफर करते हैं महिलाओं के ऊपर रेगुलर सैलरी जॉब में। कि महिला होगी तो उसके 10 नाटक होते हैं, मतलब ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये ऑफिस वाले वर्ड्स, कि अगर वो प्रेग्नेंट हो गई, छुट्टी दो 6 महीने की, ठीक है, ये कहानी वो कहानी। तो पुरुष जो है या फिर जो एम्प्लॉयर है, वो अक्सर पुरुषों को प्रेफरेंस देते हैं ज्यादा एज कंपेयर टू महिलाएं। तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है कि महिलाएं रेगुलर सैलरी जॉब में कम क्यों होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्टेट विद वैलिड रीजन, रीजन सहित बताइए कि स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। बोलता है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आर डिफरेंट फ्रॉम हायर्ड वर्कर। जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं और जो हायर्ड वर्कर होते हैं, दोनों में अंतर है। तो आपको डिफरेंस बोलना है। अगर आपको डिफरेंस ज्यादा आते हैं तो टी टेबल बनाइए, मतलब ऐसे आप बनाइए टेबल, और टेबल में आप जो है डिफरेंस अपने ये बोल के आ जाइए। और आपको नहीं पता है तो किधर ट्रू फॉल्स पूछा है, तो मैंने आंसर ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग दिया है। तो ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट ट्रू है, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर अलग है। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर वो होते हैं जो अपने खुद के लिए काम करते हैं एंड डू नॉट अर्न वेजेस फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, किसी मालिक के लिए काम नहीं करते, किसी मालिक से पैसा नहीं कमाते। जैसे कि शॉपकीपर है या फार्मर है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है। जबकि हायर्ड वर्कर वो होते हैं तो किसी एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं और बदले में उन्हें सैलरी या फिर वेजेस मिलते हैं काम के लिए। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, सिंपल क्वेश्चन था, ये तो मैं ना करवाता तुम तब भी इसको अपने आप कर ही लेते। तुम इतने होशियार तो हो चुके हो। चलिए अब एक आखिरी टेबल और करेंगे, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन टॉपिक नंबर 3 भी खत्म हो जाएगा। ये टॉपिक भी टेबल के ऊपर है, मतलब ये भी टेबल हम करेंगे, और ये भी टेबल आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर सैलरी और कैजुअल वेजेस के ऊपर है। पिछली वाली टेबल थी मेल फीमेल के आधार पे, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट देख सकते हो, वो था बाय जेंडर, जेंडर के आधार पे थी। अब आप पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन, एरिया वाइज, शहर की बात करेंगे और गांव की बात करेंगे, कि शहर में कितने परसेंट लोग सेल्फ एम्प्लॉयड में हैं, कितने रेगुलर सैलरी में हैं, कितने कैजुअल वेज में हैं, और गांव में कितने परसेंट लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं, कितने रेगुलर सैलरी में हैं और कितने कैजुअल वेज में हैं। तो आइए पहले टेबल को एक्सप्लेन करेंगे। मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप एक बार सुन लेंगे तो पेपर में करने में आसानी होगी। आप चाहो तो वीडियो पॉज, लो साइड हो गया मैं, और सुनो, आप चाहो तो वीडियो पॉज करो,
टेबल ऑब्जर्व करो और रीडिंग कर लो। अगर रीडिंग करके समझ में आ गया तो भैया आप एक्सप्लेनेशन को स्किप कर दीजिए और सीधे क्वेश्चंस पे आ जाइए। और अगर आपको मेरे साथ साथ सीखना है तो मेरे साथ साथ देखिए, ठीक है। देखो भाई क्या बोलता है, ये बोलता है द टेबल शोज दैट, टेबल दर्शाता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज इज डिफरेंट फ्रॉम रूरल एरियाज। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो जॉब का नेचर है वो शहर में अलग है और गांव में अलग है। ये स्टेटमेंट ही ट्रू फॉल्स से पूछ ले तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। शहर में गांव का नेचर अलग है और रूरल एरियाज में गांव का नेचर अलग है। अब अलग कैसे है, क्या है, आइए उसकी बातें भी कर लेते हैं। तो बोलता है कि रूरल एरियाज में, गांव वाले एरियाज में द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर आर सेल्फ एम्प्लॉयड। खुद देखो गांव में भाई साहब 58% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिकॉज खुद के खेतों पे काम करते हैं या खुद का कोई भी दूसरा काम, डेयरी वाला काम, मछली पकड़ने वाला काम, ऐसे वैसे काम में लग जाते हैं। तो बोलता है कि रूरल एरियाज में लगभग लगभग अबाउट 58% लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयड में एंगेज है। क्यों? मेनली बिकॉज मोस्ट पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज ऑन देयर ओन लैंड। बिकॉज वहां पे बहुत से लोग जो है अपनी खुद की जमीन पर ही खेती बाड़ी या और संबंधित एक्टिविटीज करते हैं। आगे बात करें अगर कैजुअल वेज लेबरर्स की, तो कैजुअल वेज लेबर जो है सेकंड लार्जेस्ट। देखो मैं पहले केवल बात कर रहा हूं गांव की, शहर की बात मैं यहां से करूंगा। पहले मैंने केवल गांव को पकड़ा है। अगर बात करें गांव की तो गांव में 29%, इट मींस कैजुअल वेज लेबरर है वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सेक्टर है ड्यू टू द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर वर्क एंड लैंडलेसनेस। अब ऐसा क्यों? यहाँ पे क्या होता है, 6 महीने तो काम करते हैं खेती बाड़ी पे, लेकिन जब उनके पास 6 महीने खत्म हो जाते हैं तो फिर ये किसी भी प्रकार के कैजुअल वेज में चले जाते हैं। बिकॉज इनको रोटी तो खानी है, इनको जीवन तो जीना है। तो 6 महीने खेती बाड़ी करेंगे और 6 महीने के बाद ये कोई भी छोटा मोटा काम, ठीक है, कोई मिस्त्री वाला काम, कोई कपड़े सिलने वाला काम, तो छोटे मोटे कैसे भी कैजुअल वेज वाले काम में लोग जो है चले जाते हैं। बोलता है कि गांव में केवल और केवल 13% ही रूरल वर्कर है जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में है। क्योंकि आपको पता है रेगुलर सैलरी वाले एम्प्लॉयमेंट में हमें क्या चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छे स्किल्स चाहिए। इसके अलावा गांव में इंडस्ट्री होनी चाहिए, गांव में ऑफिस होने चाहिए, गांव में संस्था होनी चाहिए। गांव के लोगों में ना तो ज्यादा एजुकेशन होती है, ना स्किल्स होती है, और ना ही गांव में कोई ज्यादा ऑफिस होते हैं, ना ही कोई बड़ी इंडस्ट्री होती है, जिसकी वजह से केवल 30% लोग, केवल 13% लोग ही जो है गांव में एंगेज है रेगुलर सैलरी वाले काम में। क्योंकि वहां पे इस प्रकार की जॉब काफी कम होती है, गांव में इंडस्ट्रीज काफी कम होती है, और गांव के लोगों में एडिक्वेट स्किल्स नहीं होती, ट्रेनिंग नहीं होती, नॉलेज या एजुकेशन नहीं होती। तो हमने पहले रूरल एरियाज को पकड़ा, अब फिर हमने पकड़ा अर्बन एरिया को। अब यहां पे देखो कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट मतलब बातें अलग हो गई। जबकि गांव में क्या, बताओ गांव में क्या, सेल्फ एम्प्लॉयड सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जबकि शहर में क्या है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। शहर में क्या है जी, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वही लिखा है कि गांव में सब, सॉरी शहरों में जो सबसे ज्यादा जॉब है वो रेगुलर सैलरीड में मिलेगी, वो डोमिनेट करता है, वो सबसे आगे है। बिकॉज शहरों में इंडस्ट्री है, ऑफिस है और एंटरप्राइजेस है, संस्था है, जहां पे हमको वर्कर चाहिए होते हैं परमानेंट बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। उसके बाद शहर में सेकंड नंबर पे क्या आता है जी, सेकंड नंबर पे आता है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कि शहरों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है लगभग तो 38% है, वो भी काफी महत्वपूर्ण है, काफी सिग्निफिकेंट है। बिकॉज शहरों में भी लोग अपनी शॉप खोल लेते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस खोल लिया, कोई सर्विस वाला काम खोल लिया। शहरों में जो कैजुअल वेज लेबरर्स है वो रिलेटिवली काफी कम पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि शहरों में मोस्टली काम रेगुलर बेसिस पे होते हैं, ठीक है, सीजनल काम कम होते हैं। कैजुअल वेज आपको मिलेंगे गांव में ज्यादा, शहरों में कम। तो ये सारी बातें हैं, पता है इनके ऊपर ना एमसीक्यू भी बन जाते हैं कि बताइए
गांव में सबसे ज्यादा मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। शहर में सबसे ज्यादा मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है बताओ? रेगुलर सैलरीड। तो इनके ऊपर पेपर में एमसीक्यूज भी बन जाते हैं भाई। तो टेबल को आपको थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करके कुछ बातें माइंड में याद भी रखनी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इनके डेटा को याद रखो, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कैजुअल वेजेस ज्यादा कहां पे है, शहर में या गांव में, तो अब टेबल ना देखो, ये आपको पता हो कि कैजुअल वेजेस गांव में ज्यादा है, शहर में कम है। रेगुलर सैलरी शहर में ज्यादा है, गांव में कम है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गांव में ज्यादा है, शहर में कम है। ये एमसीक्यूज में ऐसे सवाल भाई बन सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूं और इसलिए मैं आपको टेबल पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं एक बार कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन बनते हैं। देखो अब ये सेम ये टेबल मैंने खुद बनाई है। पेपर में या सॉरी आपके बुक में एनसीईआरटी में ये पाई चार्ट बना हुआ है। क्या पता पेपर में आपको पाई चार्ट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, ये पाई चार्ट बना हुआ है और मैंने जो है देखो लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन, और मैंने जो है आपको टेबल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। बात समझ में आ रही है? यहां पे क्या एक दिक्कत सी हो रही है क्योंकि यहाँ पे पाई चार्ट में वैल्यूज अलग है। अर्बन वर्कर का 40, 13, 47, ओके, और रूरल की वैल्यूज अलग है। कोई नहीं, मेरे ख्याल से टेबल में शायद मैंने वैल्यूज ले ली है पुरानी पिछले डेटा की, और आपके एनसीईआरटी में शायद अपडेटेड है, या फिर क्या पता ये वाला पुराना है या फिर ये अपडेटेड है, उसका मुझे आइडिया नहीं है। और आपको इस चीज से इतना कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए। आपका मेन कंसर्न ये है कि टेबल को एक्सप्लेन कैसे करना है, और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई। ठीक है, आपका कोई इतना मेन कंसर्न नहीं है। ये मत सोचना भैया, ये मत सोचना कि भैया जो आपने बोला अब वो तो मतलब गलत हो गया कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो गांव में ज्यादा है, शहर में कम है। बेटा नई वाली टेबल के अंदर भी देखो ऐसा ही है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देखो गांव में कितना है, 61%, और शहर में कितना है, शहर में कितना है, 40%। तो आप देख सकते हो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो गांव में ही ज्यादा है और शहर में कम है। आप यहां देख लो। उसके बाद मैं बात करूं रेगुलर सैलरीड वाली जॉब की। बताओ भाई, रेगुलर सैलरीड वाली जॉब देखो भाई, तो शहर में कितनी रेगुलर सैलरी, 47% है रेगुलर सैलरी, जबकि गांव में कितनी है, केवल 13% है। तो रेगुलर सैलरीज गांव में कम है, शहर में ज्यादा है। और कैजुअल वेज दो, कैजुअल वेज की बात करें तो शहर में कम है और गांव में ज्यादा है। तो वो इससे कोई मतलब नहीं है कि डेटा क्या है। ये चीज तो आपकी सेम रहेगी कि किस कैटेगरी के लोग किस एरिया में ज्यादा है। अगर गांव में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो इस टेबल में भी वो ज्यादा शो कर रखा है और इस पाई चार्ट के अंदर भी ज्यादा है। डेटा थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, बाकी जो नेचर है वो सेम है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गांव में ज्यादा है, शहर में कम है। ठीक है, रेगुलर सैलरीज शहर में ज्यादा है, गांव में कम है, और कैजुअल वेजेस भी गांव में ज्यादा है, शहर में कम है। उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो किस प्रकार के क्वेश्चन जो है बनाए गए हैं। कितने क्वेश्चन है भाई? लगभग 4 क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से। हाँ जी, 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद लेक्चर को फिनिश करेंगे। मैंने कहा था चैप्टर लेंथी है, टेक्निकल है, टाइम जाएगा और टाइम जा रहा है, बट मेरी स्पीड नॉर्मल रहेगी भाई। भगा के पढ़ाने वाला अपना हिसाब नहीं है, अपना तो आराम आराम से लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज ज्यादा है शहर में एज कंपेयर टू गांव। सही बात है, रेगुलर वाले लोग, सैलरी वाले लोग शहर में ज्यादा है, गांव में कम है। बताओ क्यों? तो अब मैं मैं आंसर हटा दूं, अगर मैं इसको ना पढ़ाऊं तो अब आप इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते इतने समझदार खुद हो चुके होंगे कि आप इसका आंसर अपने आप भी बना के लिख सकते हो कि शहर में रेगुलर सैलरी वाले ज्यादा है बिकॉज वहां पे लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वहां पे उनके पास अच्छे स्किल्स है, अच्छी नॉलेज है। इसके अलावा शहर में जो है अच्छी इंडस्ट्रीज है, अच्छी संस्थाएं हैं, इसकी वजह से शहर में रेगुलर सैलरी ज्यादा है। देखो भाई क्या लिखा है, तो बोलता है अर्बन एरियाज में
ज्यादा इंडस्ट्रीज है, ज्यादा ऑफिसेज है, ज्यादा फैक्ट्रीज है और ज्यादा सर्विस सेक्टर वाली जॉब है, जिसकी वजह से रेगुलर सैलरीज शहर में ज्यादा है। उसके बाद बोलता है रेगुलर सैलरी जॉब में हायर एजुकेशन चाहिए, अच्छी स्किल्स चाहिए, जो कि सिटीज में या शहर में रहने वाले लोगों में ये एजुकेशन और स्किल्स ज्यादा होती है, गांव के लोगों में कम होती है। इसके बाद शहरों में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि अच्छा ट्रांसपोर्ट है, अच्छी बिजली है, अच्छा इंटरनेट है। और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में तो अपने को उस चीज की नीड होती है, तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट शहर में ज्यादा है बिकॉज वहां पे अच्छा ट्रांसपोर्ट है, इंटरनेट है, बिजली है। बोलता है रूरल एरियाज में क्या होता है, वो मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे या फिर इनफॉर्मल सेक्टर पे। इनफॉर्मल वर्क मतलब वही छोटे मोटे काम, सब्जी बेचना, खेती बाड़ी करना, ठीक है। जबकि रेगुलर सैलरी जॉब गांव में काफी कम होती है। इसी वजह से शहरों में रेगुलर सैलरी में लोग ज्यादा है और गांव में कम है। बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब अच्छा, सब आपको रटने नहीं है, इन क्वेश्चंस को आपको बार बार पढ़ना है। और पढ़ने का मतलब रीडिंग नहीं करनी, पढ़ने का मतलब सोच समझ के पढ़ना है ताकि माइंड में बातें बैठ जाए लॉजिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोलता है जो कैजुअल वेज वर्क है वो मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इन रूरल इंडिया। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो भैया भूल गए क्या, अभी हमने बात करी कि गांव में जो सबसे बड़ा मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। गांव के मोस्टली लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं। अगर मैं चार्ट के अकॉर्डिंग बात करूं, टेबल को इग्नोर मार के, तो गांव में देख रहे हो, गांव में कितने लोग, 61% लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं। उसके बाद ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, 26% लोग कैजुअल वेज, केवल 13% लोग ही गांव में रेगुलर सैलरीड में एंगेज है। बात समझ में आ रही है? तो आइए क्या करेंगे जी, तो बोलेंगे ये स्टेटमेंट भाई रिफ्यूटेड है, गलत है। गांव के जो मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो कैजुअल वेज नहीं है। गांव में जो मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। क्या लिखा है कि रूरल एरियाज में नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड, मतलब खेतों के अलावा जो बाकी काम होता है वो गांव में काफी कम होता है। गांव में मोस्टली काम खेतों वाला होता है, खेतों के अलावा और भी काम होते हैं वो गांव में काफी कम पाए जाते हैं। पीपल जनरली डू नॉट शो प्रेफरेंस टू एक्वायर स्किल्स एंड ट्रेनिंग फॉर नॉन फॉर्म ऑक्यूपेशन। लेकिन जो गांव के लोग होते हैं वो ज्यादा पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, ज्यादा स्किल्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, वो दूसरे काम को ज्यादा प्रेफरेंस देते नहीं है। उनको लगता है हमारा खेत है, हम भी खेती बाड़ी करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, जिसकी वजह से वो लोग जो है अपने फैमिली फार्म पर रहते हैं। वो कोई दूसरी स्किल क्रिएट करते ही नहीं है और दूसरे सेक्टर में जाते नहीं है। इसलिए गांव के मोस्टली पीपल जो है वो फैमिली फार्म पर ही खेती करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि ये स्टेटमेंट फॉल्स थी। कैजुअल वेज वर्क मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, गांव में मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि जो कैजुअल वर्कर होते हैं, बेटा कैजुअल वर्कर का मतलब मैंने वही बोला, छोटे मोटे काम करने वाले लोग, सब्जी बेचने वाले, बाल काटने वाले, मोची हो गए, ठीक है, ये छोटे मोटे लोग, ठीक है। जैसे कि ये सब सर पे सामान ढोने वाले, ये कारपेंटर वाला काम करने वाले, फर्नीचर बना रहे हैं, कोई व्हाइट वॉश कर रहा है, कोई मिस्त्री वाला काम कर रहा है। तो बोलता है जो कैजुअल वर्कर है वो जो काम करते हैं तो उनकी वर्किंग कंडीशन काफी पुअर होती है। वो काफी बेकार वर्किंग कंडीशन में, काफी बेकार एनवायरनमेंट में काम करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? तो बताइए क्यों। देखो ये लोग बैठे हुए हैं, अब ये चाह रहे हैं कि इन्हें कोई काम मिल जाए, ये अपना अपना सामान लेके बैठे हुए हैं कि कोई आए इनको काम दे दे। दैट इज कैजुअल वर्कर। तो इनकी वर्किंग कंडीशन काफी पुअर होती है, इनके काम करने का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता। क्यों? देखिए ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पेपर में प्रॉपर सेंटेंस बना के लिख के आएंगे। जैसे कि देखिए कैजुअल वर्कर्स के पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, ये काम कर रहे हैं और कभी भी काम से निकाले जा सकते हैं। मैं किसी का व्हाइट वॉश वाला काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं व्हाइट वॉश वाला, और गलती से मैंने उनका कोई सामान का नुकसान कर दिया, उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया,
तो यहां पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, यहां पे लो वेजेस मिलते हैं, इरेगुलर काम मिलता है, परमानेंट काम नहीं होता, यहां पे कोई सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट नहीं होते, इन लोगों को कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं मिलेगा, ठीक है। ये लोगों के पास फ्यूचर के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होती, ये आज कमाएंगे आज ही खाएंगे, ये अपनी सेविंग भी नहीं कर पाते, सरकार की तरफ से इन्हें कोई पेंशन वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाती। उसके अलावा लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट ओवर टाइम पेमेंट, कई बार मालिक जो है इनको रोक लेता है कि थोड़ा और कर, थोड़ा और कर, थोड़ा और कर, मालिक ने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करवा लिया और जब पेमेंट देने की बारी आई तो पेमेंट वही दी जो वो पहले दे रहा था, तो एक्स्ट्रा काम करवा लेते हैं, इनको ओवर टाइम की पेमेंट भी नहीं मिलती। अनसेफ एंड अनहाइजीन वर्किंग कंडीशन, जो ये काम करते हैं वो कई बार अनसेफ होता है, जान की खतरा हो सकता है, ठीक है। अनहाइजीन वर्क कंडीशन में काम करते हैं, गंदगी में काम करना पड़ जाता है, तबीयत खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वीक लीगल प्रोटेक्शन, कानून से भी इन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती, कानून से भी इन्हें कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता। तो कैजुअल वर्कर सच में अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छी वर्किंग कंडीशन में काम नहीं करते हैं, ठीक है जी। चलिए, और आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, ठीक है। द नेचर ऑफ वर्क इन अर्बन एरियाज इज डिफरेंट फ्रॉम रूरल एरियाज। देखो, ये वही जो हमने टेबल में देखा था, यही लाइन टेबल में लिखी थी कि टेबल शो करता है अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में काम का नेचर अलग है। और देखो, इसी चीज के ऊपर क्वेश्चन बना कि नहीं बना, तो वही बोल रहा हूं भाई, टेबल पेपर में करके जानी है। इस चैप्टर से कोई भी टेबल आप इग्नोर नहीं करके जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, तो बोलते हैं, हाँ ये बात एकदम सही है, जो नेचर ऑफ वर्क है अर्बन एरिया में और गांव में वो काफी अलग है। देखो भाई, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे रूरल एरियाज में जो मोस्टली पीपल होते हैं वो एग्रीकल्चर में और अलाइड एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोस्टली पीपल रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एंगेज होते हैं, खुद का काम करते हैं, खेती बाड़ी वाला काम करते हैं, ठीक है। आगे, विच आर लार्जली इनफॉर्मल एंड सीजनल इन नेचर, लेकिन ये जो खेती बाड़ी वाला काम होता है इसको इनफॉर्मल वर्क कहते हैं। इनफॉर्मल वर्क क्या होता है आगे डिटेल में आएगा, बस अभी ये जान लो, आप कोई ऑफिस वाला काम कर रहे हो उसको फॉर्मल वर्क कहते हैं, और आप कोई छोटे मोटे काम कर रहे हो, सब्जी बेचना, खेती बाड़ी करना, इनको इनफॉर्मल वर्क कहते हैं। संस्था में बैठ के ऑफिस में लैपटॉप पे काम कर रहे हो, फॉर्मल वर्क। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये फॉर्मल वर्क है, लेकिन मैं सब्जी बेचूं, मैं किसी के बाल काटूं, मैं अपने, तो ये इनफॉर्मल वर्क है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बोलता है कि गांव में मोस्टली पीपल इनफॉर्मल वर्क करते हैं, सीजनल नेचर में काम करते हैं। रूरल जॉब, जो गांव की जॉब होती है उसमें जनरली मैनुअल लेबर होती है। मैनुअल लेबर मतलब जो अपने हाथ से काम कर रही है, तो कोई फिजिकल वर्क कर रही है, उसे बोलते हैं मैनुअल लेबर। हाथ से बर्तन बनाना, हाथ से मटके बनाना, ठीक है, खेती बाड़ी करना, इसको बोलते हैं मैनुअल लेबर, ठीक है। बोलता है इवन इनके पास कोई फिक्स वर्किंग आवर्स भी नहीं होते हैं, इनको इनकम भी काफी कम मिलती है, विद लिटिल जॉब सिक्योरिटी, और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती, कभी भी काम से निकाले जा सकते हैं। तो रूरल एरियाज में तो भैया काम का नेचर ऐसा होता है, जबकि शहरों में काम का नेचर थोड़ा अलग है। बोलते हैं शहरों में क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो मेनली इंडस्ट्रीज में होता है, सर्विस सेक्टर में होता है, ऑफिस में होता है और बिजनेसेस में होता है। बोलता है अर्बन जॉब आर मोस्टली फॉर्मल, नॉर्मली बहुत सारे जॉब फॉर्मल होती है, इट मींस ऑफिस वाले कामकाज होते हैं, जहां पे हमें हायर एजुकेशन की, टेक्निकल स्किल्स की, अच्छी नॉलेज की नीड होती है। यहाँ पे लोगों को एक रेगुलर सैलरी मिलती है, यहाँ पे इनके वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होते हैं, इनकी जॉब सिक्योरिटी होती है, एकदम से काम से नहीं निकाल सकते, ठीक है। दे ऑल्सो ऑफर बेनिफिट, और शहर के लोगों को अलग अलग बेनिफिट, मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस सुविधाएं, ये सब भी प्राप्त होती है जो कि गांव के लोगों को प्रोवाइड नहीं होती। तो यस, ये बात बोलना एकदम सही है कि शहरों के लोगों का जॉब का नेचर और गांव के लोगों के जॉब का नेचर दोनों अलग होता है, ठीक है। तो देखो भाई, मैंने आपको जो है ना
मैंने आपको 3 टॉपिक करवाए, 1, 2 और 3। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम 3 टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना काफी हो चुका है, ठीक है। हम आपको थैंक यू बोलते हैं कि आपने लेक्चर पूरा देखा। लेक्चर काफी लेंथी हो गया, और अगर आप यहां तक टिके हो, आपने लेक्चर देखा, तो मेरी तरफ से आपको थैंक यू है, ठीक है। आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो, कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए, तो ये मेरी इंस्टा की आईडी है। तो आज के लिए इतना काफी है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड में ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, चलते हैं जी।